जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना अंकल का फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पेज डिवाइन सोल्स। सो थैंक यू so much uncle. I hope I am audible and visible too. Please let me know. जय गुरु जी। Please संगत जी, please do let me know if I am audible. जय गुरु जी। ओके, थैंक यू सो मच तनु आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी एवरीवन। थैंक यू नम्रता जी। ओके, आई जस्ट स्टार्ट। आई थिंक गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। देखिए, हम गुरु जी के जितने भी गुणगान करें, जितने भी उनकी महिमा गाएं, वो बहुत कम है, बहुत कम है। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, मतलब इनफाइनाइट, कि हम अगर मैं ये मेरी पूरी ज़िंदगी भी लग जाए ना, और सच में एक बात है ना कि लाइक पूरा ओशन भी अगर इंक बन जाए, और जितने भी फॉरेस्ट है वो पूरा कलम बन जाए, और मतलब और हम लोग उस कलम से, उस स्याही से अपने गुरु की महिमा कर ही नहीं सकते। कबीर के दोहे में भी ये बात लिखी हुई है। सो इट्स वेरी ट्रू कि हम उनकी वर्णन कर ही नहीं सकते। देखिए, भगवान शिव को, गुरु जी को, जब देवी देवता ब्रह्मा विष्णु भी इनको उनका वर्णन नहीं कर पाए, तो आई एम नो वन। इनफैक्ट कोई भी नहीं है। हम लोग आई थिंक एक क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास कभी वर्ड्स भी नहीं होते कि गुरुजी को कैसे, कहाँ स्टार्ट करूँ, गुरुजी कैसे बोलूँ। बट गुरुजी की इतनी अनगिनत इनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, अमेजिंग। मतलब हम जब सोचते हैं ना कि लाइक अच्छा, ये भी तो एक मतलब कुछ होता है लाइफ के अंदर। सो ऐसे भी मैं एक लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ रही थी। सो उसमें जब लाइट ऑफ डिविनिटी के अंदर एक सत्संग आया, जो गुरुजी के टाइम को, सबको पता है लाइट ऑफ डिविनिटी में गुरुजी के टाइम के सब सत्संग लिखे हुए हैं। सो उसमें एक सत्संग आता है, तो उसके अंदर वो वीज़ा की बात कर रहे थे। सो मैंने एकदम रियलाइज़ किया, अच्छा ये वीज़ा वाली बात भी बतानी होती है, इट्स अ सत्संग ओनली। बट उसमें लिखा, तो देन मुझे लगा कि अच्छा, अरे ये तो मेरा भी ऐसे ही है कुछ वीज़ा का। तो मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर। तो और मुझे यही याद आया कि वो आज का ही दिन था जब मुझे वीज़ा की ज़रूरत थी, और कैसे वो चीज़ें हुई। सो संगत जी, वो हुआ ये था कि लाइक हम लोग मेरे हस्बैंड का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आया इन लंदन। सो अब लंदन हमें जाना है। सो अब ऑब्वियसली मन में टेम्पटेशन तो होती है ना कि एक बार आप इंडिया से बाहर जाओ, अच्छा लगता है। और क्योंकि मैं कभी नहीं गई थी, हस्बैंड पहले जा चुके थे अलग अलग कंट्रीज़ में, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। सो जब इनकी ट्रेनिंग आई, तो वो भी लंदन की, तो मेरे को बहुत टेम्पटेशन थी कि मुझे भी लंदन जाना है। सो देखिए, अब वो पहले परमिट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप जा रहे हो, तो आई थिंक वैसे भी अगर आप कहीं जाते हो तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। और जब गवर्नमेंट की तरफ से आप जाते हो, तो डेफिनेटली तब तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं।
सो उससे पहले क्या हुआ, वो भी एक गुरुजी का मतलब एक कहते हैं हर पल आपका कहते हैं कि इनफैक्ट जो आपकी सांस आ भी रही है जा भी रही है ना, ये तुम्हारी सांसें हैं, ये भी एक सत्संग ही है कि उस खुदा ने आपको सांसें दी हुई हैं, इस ज़िंदगी को आप जी पा रहे हो। क्योंकि देखिए इसी कहते हैं इसी भूलोक पे, इस पृथ्वी लोक पे ही आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो और कहीं नहीं होती हैं। सो बहुत कहते हैं ना किस्मत से मिलती है हमें ये ज़िंदगी, तो इसमें भरपूर हमें उस चीज़ का इंजॉय करना चाहिए। और गुरुजी कहते भी थे पूजा पाठ भी करो तो इंजॉय भी करो, तो मुझे याद है कि हम लोग नवंबर के अंदर हमारा एक्चुअली पुरी जाने का प्रोग्राम बना। तो मैं बताती हूँ कि कैसे, देखो अब सोच के लगता है कि वो इतने टाइम में कैसा हो गया। सो हम लोग पुरी जाने का हमारा प्रोग्राम बना, और हमें तो वैसे देखिए यही है कि चारों धाम गुरुजी आपके चरणों में। सो मेरे लिए भी ये बात बहुत ट्रू है, बट हमारा फिर भी ये रहता है कि अगर हमें कहीं घूमने को मिल रहा है तो क्यों ना हम किसी तीर्थ स्थान पे जाएं या किसी मंदिर में जाएं। हमारा शुरू से ये मेरा, इनफैक्ट बचपन से मेरा ये था, शादी हुई तो हमारा ये यही था कि हम किसी जहाँ भी कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें एक तरह से हमारा वो घूमने से ज़्यादा हमारा तीर्थ यात्रा ज़्यादा हो जाती थी। और सो हमारा कोई इनके कांटेक्ट में आया तो उन्होंने जैसे बोला कि सर आप पुरी ज़रूर आना। सो एक मन में तो है ही कि भाई पुरी को देख लेना चाहिए, एक धाम के अंदर भी आता है जगन्नाथपुरी। सो समहाउ हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया कि हम पुरी चलते हैं। तो उसके बाद मन में ये भी कश्मकश थी कि बस गुरुजी जाएं नहीं जाएं। सो क्योंकि गुरुजी को छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, सब कुछ गुरुजी के बड़े मंदिर में है, एवरीथिंग इज देयर। सो हुआ ये कि जब नेक्स्ट डे जिस दिन हमें फ्लाई करना था, फ्लाइट थी हमारी, सो मेरी डॉटर की फ्रेंड का मैसेज आता है कि पुरी के अंदर तो तूफान आने वाला है, दैट इज़ अ बुलबुल साइक्लोन। सो अपने पेरेंट्स को रोक दो अभी। और यहाँ पे सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, और यहाँ पर बहुत बुरी हालत है, सब स्कूल्स वगैरह भी बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, तो आई थिंक वो ना आए तो बेटर है। बस मन में लेकिन एक वो था कि हम जाएं नहीं जाएं, समहाउ आई आस्क्ड गुरुजी, बट वो कुछ इंडिकेशन थी कि हाँ जाने की इंडिकेशन हमारी बन रही थी, तो वी चोज टू गो एक्चुअली। सो हम लोग जगन्नाथपुरी पहुँचे और हमारा जहाँ इंतज़ाम किया गया था रहने का, सो दैट वाज ऑन द बीच एक्चुअली। सो वो बीच पूरा कनेक्टेड था वहाँ पर, और हम लोग को जो हमारा रहने का जो कमरा भी मिला था, सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, और पूरा ओपन एरिया में था, और बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह वो। और देखिए भी जब शाम हुई तो ये था कि शाम को फिर जगन्नाथपुरी अंदर हमने दर्शन भी करने हैं। सो हम लोग वो मंदिर में, हम लोग एक्चुअली तैयार होकर बाहर में वेट ही कर रही थी कि चलो रात होती है तो हम लोग जैसे ही वहाँ से कॉल आएगा तो हम लोग को फिर अंदर मंदिर में जाएंगे। सो अचानक से मैं जब बाहर बैठी थी तो मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया, पिंक स्काई, बर्ड जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, तो मुझे लगा शायद शाम को यहाँ ऐसे ही माहौल होता होगा, कि बीच एरिया है और कितना प्यारा माहौल होता है कि मे बी, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी उसको। और मैं ना वहाँ बैठे बैठे गुरुजी का बहुत शुक्राना कर रही थी, वहाँ पे चाय भी चल रही थी, पकौड़े थे शाम को, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत माहौल था वहाँ पे। तो उसके बाद बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी, बहुत ज़ोर की हवाएं चलने लगी, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट। और मैंने पिक्चर से सारी क्लिक की, वीडियोस बनाई कि इतना खूबसूरत, मैं इतनी जगह घूमने गई हूँ बट इतना खूबसूरत माहौल मैंने कभी नहीं देखा। सो ठीक है, और गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी आपका बहुत शुक्राना कि इतना सुंदर एक मुझे मौसम दिखाने के लिए, जो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा था कि इतना प्यारा ऐसा मौसम भी हो सकता है। सो ठीक है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, फिर हम लोगों ने मंदिर में दर्शन भी किए, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो हम लोगों को जिन्होंने हमें इनवाइट किया था वहाँ पर, सो उनका हमारे थर्ड डे पर उनकी फैमिली के साथ हमारा लंच था, सो डिनर था। सो हम लोग उनके साथ गए और डिनर पे हम लोग गए, तो वो कहने लगी कि आपको कैसा लगा भुवनेश्वर और ये प्लस जगन्नाथपुरी, आपको कैसा लगा? मैं कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्या मौसम है यहाँ का और सब कुछ है, बहुत अच्छा मतलब है। सो वो कहने लगी कि अच्छा आपने परसों जो है नोटिस किया था कि पिंक स्काई था? सो मैंने कहा हाँ, अरे बहुत सुंदर था, सो आप कहते हैं आपको पता है कि वो जो पिंक स्काई क्यों था उस दिन? सो मैंने कहा मुझे लगा कि शायद नॉर्मल ऐसा होता होगा पिंक स्काई,
सो कहते हैं कि वो जो बुलबुल साइक्लोन था वो वहाँ से उस टाइम क्रॉस कर रहा था। तो संगत जी आप सोच सकते हो कि जिस वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सुंदर माहौल हो गया, बट मैं शुक्राना कर रही थी गुरुजी को कि गुरुजी इतना अच्छा एक वक्त देने के लिए। और देखो मेरे गुरुजी ने वो बुलबुल साइक्लोन का कहते रुख चेंज कर दिया, क्योंकि वो बाद में पता चला हमें कि बुलबुल साइक्लोन वहाँ से क्रॉस कर रहा था, बट वो उस एरिया को हिट नहीं किया। बट उस टाइम न्यूज़ थी कि उस एरिया को हिट कर सकता है। सोचिए जहाँ हम लोग ठहरे थे वहाँ पर हम बीच के एरिया में है, तो जब बीच एरिया होता है तो डेफिनेटली अगर कोई साइक्लोन आएगा तो वहाँ तो पहले इफेक्ट करेगा ना। और उससे पहले हम लोग 2 घंटे सोचिए बीच पे कुर्सी लगा के बैठे भी थे। फिर हम अपने रूम के बाहर आ गए एंड वी वर जस्ट एंजॉइंग दैट मोमेंट। और आप सोच सकते हो संगत जी के एक तूफान का रुख मोड़ देना वो एक रब ही कर सकते हैं। और देखिए गुरु जी ने हमें कैसे बचाया कि सब कुछ वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था, बट हम लोगों ने फुल्ली एंजॉय किया वहाँ पर पूरा अच्छे से उस एरिया को और सब कुछ करके। तो ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है, मेरे गुरु साहिब की कृपा है जिन्होंने उस बुलबुल साइक्लोन का रुख मोड़ दिया। अब देखिए उस वक्त जो थे हम लोग, आई थिंक ये मिड नवंबर की बात है। सो अब हमें वहाँ जाके पता चला कि वो जो लंदन जाने का हमारा प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट सेटल्ड हो गया है। सो अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि नीलम ये तो 1 तारीख को हमें लंदन पहुँचना है और हम तो अभी 15 मतलब जब हम लोग घर पहुँचेंगे। सो क्योंकि वीज़ा लगने में कम से कम मिनिमम 15 डेज चाहिए होते हैं। सो ये मेरे लाइट ऑफ डिविनिटी से पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल है कि अरे ये तो शेयर करने वाली बात है सो अगर वीज़ा की बात गुरुजी ने उस टाइम लिखवाई तो गुरुजी ने देखिए कैसे वो चीज़ें कर पाई और उनके बिना कोई नहीं कर सकता है। सो हम लोगों का ये हुआ कि जब हम लोग वहाँ से पुरी से आए तो आई थिंक 12 दिन बचे थे। सो कोई चांस नहीं था क्योंकि 15 दिन तो चाहिए थे हमें। और फिर भी उन्होंने कहा कि एक बार आप ट्राई करके देख लो। सो उसमें ये चांसेस थे कि शायद मेरे हस्बैंड का तो वीज़ा लग जाए, बट क्योंकि वो तो ऑफिशियल उससे जा रहे थे, बट मेरा लगना बड़ा मुश्किल था। तो हस्बैंड ने कहा था कि नीलम जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो मैं अकेला जाके क्या करूँगा वहाँ पे वैसे एक तो खाने पीने का बड़ा दिक्कत रहेगी वहाँ पर, और दूसरा लैंग्वेज प्रॉब्लम। डेफिनेटली दूसरी कंट्री में जाओ तो बहुत सारी देर सो मैनी थिंग्स एक्चुअली। फिर नए लोग होंगे तो अपने इंडिया में तो फिर स्टिल यू कैन मैनेज, बट वहाँ पे तो साथ ही चलेंगे। सो मैंने कहा लेकिन चलेंगे कैसे, वीज़ा तो लगना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब तो 15 दिन भी नहीं बचे हैं। सो अब उसमें रह गया था 1 हफ्ता हमारा, ये करते कराते सारा अप्लाई करते हुए हमारा 1 हफ्ता रह गया था। सो उसके बाद मेरी एक पेशेंट है किरण आंटी, उनकी डॉक्टर का मैं रूट कैनाल कर रही थी। सो मैंने सोचा, मैंने कहा कि सपोज अगर मेरा जाने का प्रोग्राम बन जाता है सो मेरे जितने पेशेंट हैं तो कम से कम उनको मैं 10 डेज़ का इतना काम तो कर दूं कि उनको, क्योंकि 10 डेज़ का हमारा 9 डेज़ का प्रोग्राम था तो 10 दिन मान के चलो आने जाने का भी सारा मिला के। सो कम से कम 10 दिन मेरे पीछे मेरे किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अभी सोच ही रही हूँ कि उनको मैं बोल देती हूँ कि अपना ट्रीटमेंट, मैंने कहा मैं किसी को बताऊँगी नहीं कि लंदन जा रहे हैं, क्योंकि अगर बाई चांस वीज़ा नहीं लगा और सब में फैला दिया तो ये होता है कि अरे तो लंदन जा रहे थे और अचानक क्या हुआ। सो मैंने किसी को भी नहीं बताया और अपने मन में ही रखा, बस फैमिली मेम्बर्स को पता था। सो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं कॉल करके बताती हूँ। तो उनको मैंने कॉल किया और आई थिंक मैंने कॉल किया या उनका कॉल आया, और मेरे को ना सत्संग में भी जाना था उनके घर पर। तो मैंने उनको कहा आंटी कहती आप सत्संग में आ रहे हो ना? मैंने कहा हाँ जी आंटी आज तो मैं आ रही हूँ, और लेकिन ना मुझे आपको ये बात कहनी थी कि मेरे को ना शायद आप ना ट्रीटमेंट जल्दी करवा लो। सो अभी इससे पहले मैं ये बात कर रही हूँ और बोल ही रही हूँ, तो उससे पहले तुमसे आंटी कहते हैं कि अच्छा आंटी मैं सोच रही थी कि ट्रीटमेंट जल्दी करवा लूँ। मैंने कहा हाँ मैंने इसीलिए एक्चुअली कॉल किया कि ट्रीटमेंट करवा लो। कहती हैं कि वो पता नहीं एक्चुअली मुझे तो ड्रीम आया। अब सोचिए संगत जी कैसे गुरुजी कंफर्म करते हैं संगत के थ्रू आपको। और देखिए 1 हफ्ता बचा है, अभी मेरा कुछ प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है वीज़ा लगने का। और वो कहती हैं कि मुझे ना ड्रीम आया कि आप ना लंदन जा रहे हो। तो मैं अपनी बेटी को ड्रीम में कह रही हूँ कि ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी करवा लो, आंटी तो लंदन जा रही हैं। तो उनकी बेटी कहती है कि अरे फिर आंटी हमारे घर सत्संग में नहीं आएंगी? तो कहती नहीं वो आज तो नहीं जा रही होंगी, आज तो वो आ जाएंगी, बट पता नहीं आंटी। तो आंटी कहती है आंटी मुझे नहीं पता, मुझे अपने नाप को क्यों देखा कि आप लंदन जा रहे हो।
और संगत जी बताइए, ये बात किसी को नहीं पता, उनको ड्रीम में आके ये पता है कि मैं लंदन जा रही हूँ, ट्रीटमेंट जल्दी करवा लो। और मैं यही बोलने वाले उनको कॉल किया था कि आप ट्रीटमेंट करवा लो, मुझे शायद कहीं जाना पड़े, मैंने लंदन का तो नहीं बताना था उनको। सो देखिए कैसे तो मेरे को ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि इट मीन्स कि गुरुजी मेरा वीज़ा लगवा देंगे, क्योंकि किसी आंटी को ड्रीम आना कि मैं लंदन जा रही हूँ। सो अब मैंने कहा आंटी सच बताऊँ तो मैं जा रही हूँ, बट मेरा ना कुछ वीज़ा वगैरह कुछ लगा नहीं है, बट फिर भी ट्रीटमेंट करवा लो जस्ट इन केस। तो कहती है आंटी पता नहीं मुझे ड्रीम क्यों आया है, पता नहीं गुरुजी शायद बताना चाहते हो आपको कि आपका शायद हो गया। सो हम लोगों ने सोचे 1 हफ्ता बचा है, प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ है। हम लोग वहाँ पे गए तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि हाँ आपका लग जाएगा, बट उन्होंने फिर कहा कि अब 15 दिन बाद आना। हमने कहा 1 हफ्ते बाद तो हमें जाना है, 15 दिन बाद कैसे? 15 दिन तक तो आई थिंक जब तक ये आएंगे तब तक तो ये वापस इंडिया भी आ जाएंगे, मैं अकेले जाके क्या करूँगी वहाँ पे। सो कोई तो ये नहीं बनती ना हमारी, मतलब वैसे तो हमने जो टिकट थी वो ब्लॉक करवा दी थी, सब कुछ था, बट वीज़ा तो लगना ज़रूरी है, सबको पता है। सो उसके बाद हमारा और 1 दिन निकल रहा है, 1 दिन निकल रहा है, 1 दिन निकल रहा है। फिर इनफैक्ट हस्बैंड का भी प्रॉब्लम आ रही थी, भाई आपने बहुत लेट बताया, क्योंकि हम लोग तो पुरी में थे वहाँ पर, और पुरी जाने से हमारा ये हो कि हमारा सारी चीज़ें थोड़ा सा प्लान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। सो उसके बाद फिर ये हुआ कि अब आई थिंक 3 दिन बचे हमारे पास और हमारे पास वीज़ा का कुछ भी वो नहीं आ रहा, और सब वो हर कोई मना किया जा रहा है कि आपका नहीं हो सकता। सो अब मैंने कहा गुरुजी देखो, अगर आपको भेजना है तो आप भेज देना, नहीं तो मतलब आप हर चीज़ गुरुजी पे छोड़ दो, क्योंकि हम कोई नहीं होते कुछ भी करने वाले, कहने वाले और इट्स बेटर कि अगर आप हर चीज़ गुरुजी पे छोड़ दो। मैंने कहा गुरुजी देखो, हमारे लिए जाना ठीक हो तो भेज देना, नहीं तो कोई बात नहीं। सो हस्बैंड ने कहा पैकिंग कर लो, अगर बाई चांस वीज़ा लग जाता है तो फिर पैकिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 दिन रह गए हैं। सो लेकिन मन में ये था कि अगर पैकिंग कर ली और नहीं मैं जा पाई तो अब सोच सकते हो कि जाना हो और पैकिंग मतलब ऐसे ही कर ही रहते तो बहुत बुरा भी लगता है। सो मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा। मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, अगर आपको ठीक लगता है तो हम जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए किसी ने फिर हमें एडवाइस किया कि आप जो तत्काल वाला वीज़ा होता है आप वो लगवा लो। सो हो सकता है तो उसमें अब आपके पैसे तो ज़रूर खर्च होंगे, आई थिंक 1 लाख और आई डोंट रिमेंबर कितने थे। सो हमने बड़े पैसे भी लगाए दूसरे वाले वीज़ा के लिए भी। तो उन्होंने कहा तत्काल वाला लगा लो। सो हमने कहा कि चलो, अब जब हमने मन बना ही लिया है, क्योंकि हस्बैंड का वीज़ा आ गया था और 1 दिन पहले ही आया था, और तो अब मन बना ही लिया तो कोई नहीं, अब पैसे भी खर्च करो। सो अब हम तत्काल वीज़ा लगवाने गए। सो उन्होंने कहा आज तो फ्राइडे है, और फ्राइडे को मेरे हस्बैंड का वीज़ा मिल गया था, और कल जो है सैटरडे है, वीज़ा तो आपका लग नहीं सकता, आप मंडे आ जाओ। मैंने कहा संडे नाइट तो हमारी फ़्लाइट है, अगर हमें जाना भी है तो मंडे से तो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई पॉसिबल ही नहीं है, आज आप हमें फ्राइडे को कह रहे हो। एम्बेसी भी गए, वहाँ से हमने अप्रोच लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो तो बहुत ट्रांसपेरेंट है हर चीज़। उन्होंने हमने सारा बताया भी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हर चीज़ जो बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती थी हमने सब कुछ किया। उसके बाद हमने खैर अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने कहा तत्काल वाला भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता आपका तो इनफैक्ट। सो हम लोग, मेरे को फिर था, मैंने कहा सैटरडे का टाइम है, तो मैं कहा चलो फिर मैं ऐसे करती हूँ क्लिनिक चली जाती हूँ, मुझे लगता नहीं कि लगेगा, क्योंकि संडे को तो फ्लाइट है और फ्राइडे नाइट तो निकल गई है, फ्राइडे को इनका आ गया। तो इनको मैं मनाने लगी कि आप चले जाओ, मेरा कोई बात नहीं, एक जना तो जाए। तो इनका मन था कि नहीं नीलम मैं तेरे बिना नहीं जाऊँगा। तो मेरे को लगा, मैंने कहा गुरुजी देख लो। तो उन्होंने कहा चल तू पैकिंग तो कर अपनी। सो बहुत रोते रोते पैकिंग भी कर रही हूँ कि पता नहीं गुरुजी क्या होगा, इतने मन से पैकिंग भी कर रही हूँ, जाना भी है अंदर, वो बहुत अंदर से लग भी रहा है कि बस भाई लंदन से होकर आओ, वो सब दिमाग में, शॉपिंग करेंगे, ये होगा वो होगा, लंदन घूमेंगे। ऑब्वियसली हम जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू अब्रॉड। सो अब सैटरडे आया और वही हुआ कि कोई चांस नहीं है आपका वो करने का, क्योंकि उसके लिए भी 35 आवर्स चाहिए होते हैं। अगर आप 24 घंटे का नहीं होता है, एटलीस्ट यू नीड 35 आवर्स फॉर दैट, तत्काल ऑल्सो। बट देखिए कहते हैं ना गुरुजी की जब रहमत हो, तो मैंने कहा गुरुजी के आगे माथा टेका। मैंने कहा गुरुजी ठीक है, बट एक कहीं मन में था कि अगर किसी संगत को या अपने ड्रीम में दिया है कि मैं लंदन जा रही हूँ, तो मैं भी बस एक वही मेरे होप थी। और देखिए वही हुआ, और एकदम से कॉल आती है कि आपका वीज़ा लग गया, आप अपने यहाँ का वीज़ा ले जाओ। सो देखिए ये मतलब
पहले तो मुझे लगता था कि क्या बताने वाली बात है कि वीज़ा लग गया, हम घूमने गए हैं, बट जब से मैंने वो सत्संग पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, देखिए गुरुजी के अलावा ये सब चीज़ें कोई नहीं कर सकता। अब जब हम लोग लंदन गए, सो आज के दिन ही पहुँचे थे, आज हमारा डे 1 था वहाँ पे, तो 1 दिसंबर को। सो जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना, तो जब हम लोग ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए, तो हम ढूंढ ही रहे थे कि शॉपिंग कहाँ करेंगे, तो वहाँ जाके हमें पता लगा कि अगर आप नेक्स्ट मंथ आते या इसके नेक्स्ट आते, ये वाला बैच छोड़ के अगर आप नेक्स्ट आते ना, सो उस टाइम ना आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक जब न्यू ईयर ख़त्म होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग सारा पैसा खर्च कर देते हैं, दे इन्जॉय लाइक एनीथिंग क्रिसमस और न्यू ईयर पे। और उसके बाद फिर यहाँ सेल लगती है, और क्योंकि फिर बाहर से लोग आते हैं और उनको हर चीज़ बहुत सस्ती मिल जाती है, क्योंकि दे वांट कि जितना सामान निकल जाए ताकि फिर वो नया लेकर आए। सो आपने ना जल्दी आके गलती कर दी, और नेक्स्ट उसमें आना चाहिए था। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि अरे जो उसका नेक्स्ट वाला बैच था ना, उसमें आ जाते, एक तो आराम से वीज़ा भी लग जाता और भी हमें मतलब टाइम मिल जाता तैयारी करने का अच्छे से, और सबसे मेन थी कि हम लोग शॉपिंग कर पाते बहुत अच्छे से। सो देखिए संगत जी, गुरु जी को सब पता होता है, इसलिए जैसे वो करवा रहे हैं ना, हमें करते रहना चाहिए। अब देखिए ये 2019 की बात है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट बैच लगना था, आई थिंक दैट वाज इन मार्च और अप्रैल एक्चुअली। तो हमें तक अरे 2-3 महीने का टाइम मिल जाता, और उस टाइम तो बहुत अच्छा, मतलब सबसे बेस्ट वो कहते हैं कि टाइम होता है यहाँ आने का। सो अब देखिए मार्च के अंदर ही ये कोरोना लॉकडाउन लग गया। तो गुरुजी को पता था कि हम लोग सोचिए कि उस सेफ जोन में, यानी दिसंबर में ही घूमकर वापस आ गए। गुरुजी ने हमें घुमा भी दिया, गुरुजी ने हमारे सब कुछ करा दिया, और देखिए कैसे उस कोरोना पीरियड से बचा लिया। जस्ट इन केस अगर हम उस मार्च के पीरियड में उस टाइम निकल गए होते तो हो सकता है वहाँ स्टक हो जाते, जैसे लॉकडाउन लगा था, जो जहाँ था वो वहीं रह गया। तो सोचिए कैसे गुरुजी ने हमें इंजॉय भी करा दिया, और वो हमारी इंजॉयमेंट सब गड़बड़ हो जाती। यहाँ बच्चे घर पे अकेले, मदर इन लॉ उस टाइम घर पे अकेली, तो कितना मुश्किल हो जाती है। तो गुरुजी को आई थिंक सब कुछ पता है, इसलिए हमें कुछ भी कहने की, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसी आपकी चीज़ें बन रही हैं, जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनको प्लीज़ लेट इट कम, क्योंकि जब आप उन पे छोड़ देते हो, सो आई थिंक संगत जी, ही नोज़ एवरीथिंग। अब देखिए मैं जब गुरुजी के पास हम लोग जाया करते थे एम्पायर स्टेट में, सो उस टाइम भी क्या गुरुजी को सब कुछ पता होता था, मतलब उनको क्या चीज़ नहीं पता होती थी। मैं एक बार ऐसे ही बता रही थी, एक बार गुरुजी ने मेरा नाम लिया कि हो नीलम आंटी। सो मैं पाल आंटी को बता रही थी, मैंने कहा आज तो ना गुरुजी ने मेरा नाम लिया, गुरुजी ने को याद रहा मेरा नाम, ऐसे करके, क्योंकि गुरुजी हमेशा, मैं माथा टेकती थी तो गुरुजी हमेशा मेरा नाम पूछते थे, और मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी आप तो हमें, मतलब मन में सोचती थी कि गुरुजी आप तो मेरा नाम ही भूल जाते हो हमेशा। बट गुरुजी को तो सब पता है, वो हमेशा मेरा माथा टेकना और गुरुजी ने मेरा नाम पूछना। तो मैं हमेशा कहती थी गुरुजी डॉक्टर नीलम। सो एक दिन गुरुजी मैं माथा टेकने लगी, तो गुरुजी, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग एक्चुअली कि गुरुजी मेरे से फिर बोलेंगे तेरा की नाम। सो जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी एकदम से कहते हैं, बड़ी आंखें उठा के मेरे से कहते हैं, और नीलम आंटी। सो मैं तो संगत जी बस ऐसा वो ऐसा नशा हुआ जब गुरुजी ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया कि हो नीलम आंटी। सो मेरे को बस ये लगा, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे आंटी क्यों बोला, मतलब नीलम तो ठीक है, बट बाद में पता चला कि गुरुजी आंटी और अंकल सबको कहते थे, इसलिए गुरुजी ने आंटी कहा। क्योंकि मैं उस टाइम काफ़ी यंग थी, मतलब मे बी अराउंड, में भी जहाँ तक मुझे याद है, मे बी शायद 35-36 ऐसे रही होंगी मैं। सो तो उस टाइम लगता था कि अरे क्यों आंटी बोलता था, बहुत और लगता था। गुरुजी ने आंटी बोला तो मुझे लगा कि अरे मुझे आंटी क्यों बोला है। बट एनीवेज, तो क्या बताने का मतलब ये संगत जी कि वो जो गुरुजी ने मेरा नाम बोला, सो सब कुछ पता है गुरुजी को, उनको क्या नहीं पता कि इसके मन में आज ये आ रहा कि मेरा फिर नाम भूल गई, तो उन्होंने मेरा नाम लेके मेरे को एकदम से बोला। सो और गुरुजी देखिए हमेशा बहुत हंसी मजाक करते थे, जॉविल उसमें रहते थे, कुछ ना कुछ बोलते रहना ऐसे करके। एक बार मुझे याद है कि गुरुजी ने मैं जब माथा टेकने गई गुरुजी को, सो गुरुजी ने एकदम से मेरे को कहते हैं कि मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि तुम अगर सारे डॉक्टर्स अगर इतने आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो मुझे लगा कि गुरुजी मतलब क्या, मतलब एकदम से मेरे का गुरुजी एकदम से आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी। सो गुरुजी ने फिर कहा कि तुम सारे के सारे अगर इतने आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो मैंने आसपास देखा तो उस दिन आई थिंक एम्पायर स्टेट में सारे डॉक्टर्स आए हुए थे,
और सारे के सारे आंखें नीचे करके बैठे थे, झेप रहे थे सारे के सारे। सो ऑब्वियसली कि ठीक है, बात आई गई होगी, तो मुझे लगा कि अरे गुरुजी यही कहना चाहते हैं कि सारे डॉक्टर्स इधर आके बैठ जाते हैं शाम को, और नहीं तो मरीजों को इलाज कौन करेगा। सच में अगर डॉक्टर्स अगर नहीं होंगे अपनी जगह पर तो पेशेंट कैसे देखे जाएंगे। तो सोचिए गुरुजी का कितना बड़ा मैसेज है इसके अंदर कि हर इंसान अपना काम करे। अगर एक तुम यहाँ पर आ रहे हो, सो ठीक है, बात आई गई होगी, मैं इस बात को भूल भी गई, मतलब भूली तो नहीं थी, मतलब दिमाग में थी, बट जब सत्संग शेयर करती थी तो मुझे ये सब चीज़ें याद नहीं आती थी। बहुत, क्योंकि गुरुजी से इतनी बातें हुई हैं तो बहुत सारी तो मुझे याद भी नहीं रहती हैं, कभी रैंडमली याद आता है तो मैं फिर भूल जाती हूँ सो अब ये बात मुझे अब याद आई, कुछ टाइम से याद आ रही है ये वाली बात। सो ये बात याद आई मुझे पेंडेमिक टाइम के अंदर। सो जब पेंडेमिक टाइम में देखिए सबको पता है कि सारे के सारे डॉक्टर्स भी अपने घर बैठ गए थे। सो अब हम लोग भी बीइंग डेंटल सर्जन, तो डेंटिस्ट तो बिल्कुल ही घर बैठ गए थे। बाकी डॉक्टर्स फिर थोड़ा सा कहीं जो फ्रंट लाइन पे जा रहे थे लोग जा रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे डॉक्टर्स घर पे बैठे हुए थे। सो ऐसे से मैं कोई सत्संग शेयर करती, ऐसे गुरुजी की बातें याद कर रही थी कि गुरुजी और क्या आपने बोला था, क्योंकि होता है कि हम लोग कुछ याद करते करते, मतलब देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू गेट रिमेंबर्ड के मतलब ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। सो मुझे अचानक से ये वाली गुरुजी की बात याद है कि एक बार गुरुजी ऐसे ने बोला था कि मैंने ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर ਇੱਥੇ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो मैंने कहा गुरुजी तो सच में आज सारे के सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, अगर सारे के सारे डॉक्टर्स बैठेंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। एंड दैट स्ट्राइक माई माइंड कि अगर हम ऐसे बैठेंगे तो वाकई इलाज कैसे होगा लोगों का। सो देन आई स्टार्टेड कि जैसे गुरुजी ने वो मैसेज उस टाइम दिया था, लेकिन वो शायद आज के लिए मैसेज होगा कि घर मत बैठो मत, मरीजों का इलाज करो। फिर संगत जी बस मेरे दिमाग में ये बात आई, और मैंने फिर जो था ऑनलाइन कंसल्टेशन पेशेंट को देना, एंड आई डिडंट चार्ज एनीथिंग, और सिवाय एक पेशेंट के उसने कहा कि नहीं आप लीजिए, तो सिर्फ 200 रुपये मैंने ज़रूर चार्ज किए, बट आई डिडंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। सारी मैंने उनको फ्री कंसल्टेशन दिया सबको मैंने। और हमारी एक डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट गंगाराम की, उनके साथ टीम बनाई और डॉक्टर्स के साथ बनाई, एंड वी स्टार्टेड डूइंग द फ्री कंसल्टेशन ऑनलाइन कंसल्टेशन हम लोगों ने देनी स्टार्ट की। और ऐसे ही गुरुजी ने मैं सोचती रही गुरुजी क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करूँ तभी गुरुजी ने दिमाग में डाला कि ये हमें इस पेंडेमिक टाइम ने बता दिया कि जो आपकी हेल्थ है दैट्स द वही सब कुछ है। तो जो हमारी ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है आज की डेट में, आपका पैसा है, आपका सब कुछ भी नहीं है। आर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ आर हेल्थ। सो वो भी देखिए दिमाग में गुरुजी ने कैसे डाला कि वेल्थ इज़ हेल्थ करके मैंने एक पेज बनाया जिस पे मैंने लोगों को कंसल्टेशन देने शुरू की, क्योंकि वही मेरे दिमाग में हिट की कि एक बार गुरुजी ने ऐसे कहा था कि सारे डॉक्टर अगर घर बैठ जाएंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो आज तो सच में सारे डॉक्टर्स घर बैठे हुए हैं, इलाज कैसे होगा। सो जैसे जैसे मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकती थी सोशल मीडिया पे इधर उधर से जैसे भी मैंने हेल्प करने की कोशिश की, तो ये गुरुजी महाराज का उस दिन का दिया मैसेज वो मुझे आज दिमाग में आया। तो देखिए गुरुजी आपको और हर चीज़ उनका ये नहीं कि उसी टाइम के लिए वो मैसेज था या क्या था, अगर वो गुरुजी आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ भी उन्होंने कहा है, तो दैट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। अगर गुरुजी ने देखिए कुछ चीज़ें गुरुजी बोल के गए हैं, वो सबको बोल के नहीं गए, कुछ चीज़ें मुझे बोली। जैसे एक बार दिवाली की रात थी तो गुरुजी ने बोला मन चंगा ते सब चंगा। सो संगत जी बहुत क्लियर मैसेज है, अपना मन ठीक रखो, मन चंगा रखो तो सब कुछ चंगा होगा आपकी लाइफ में। फिर गुरुजी ने कहा किसी का घर छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। ये गुरुजी खुद के वर्डिंग्स हैं, हम लोग वहीं बैठे थे और गुरुजी ने मेरे सामने बोली थी। तो ये वो शब्द है जो गुरुजी के वचन है जो मेरे रूबरू मेरे सामने गुरुजी ने बोला। सो और ऐसे ही गुरुजी बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को बोली हैं, तो आई थिंक हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक बार मैं एम्पायर स्टेट में गई तो गुरुजी बैठे हुए थे। सो गुरुजी मेरे से पूछते हैं अच्छा किस किस दिन आते हो यहाँ पर। सो मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है मेरा क्लिनिक होता है सुबह से लेकर रात तक मुझे हो जाती है, मेरे क्लिनिक पर टाइम लग जाता है मुझे। सो मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब आपके पास आती हूँ। तो सोचिए मुझे आज लगता है मैं गुरुजी से ऐसे कैसे बोल पाती थी, बट लेकिन यही बात सच थी संगत जी, क्योंकि एक वो आप जब यंग टाइम में होते हो जो उस टाइम के अंदर, वैसे भी देखिए पीरियड होता है इंसान को लगता है कि वो अपना काम कंप्लीट करें। एंड बीइंग अ डॉक्टर मतलब ऑब्वियसली आप पेशेंट को बीच में छोड़ के नहीं आ सकते तो जब मेरा पेशेंट जिस दिन कम होते थे या मैं पहले वाइंड अप कर लेती थी क्लिनिक पर,
क्योंकि ये था कि पहले ये 4 दिन जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे गुरुजी बैठा करते थे। सो हम चारों दिनों में से किसी भी दिन चले जाते थे। तो जाने को मन तो हमें हमेशा करता था। तो लेकिन अब देखो, मैं यहाँ पे आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट हम कहते हैं कि हम किसी की बातें क्यों सुने। ये मुझे आज समझ में आया, इस पेंडेमिक टाइम में समझ में आया। सत्संग शेयर करते करते चीज़ें मुझे समझ में आई। उस टाइम मेरे गुरु महाराज ने मुझे क्या बोला, कब कब आते हो? तो मैंने कहा, गुरुजी आपको तो पता है ना मेरे पेशेंट होते हैं, तो मेरा जब दिल करता, नॉट सॉरी, दिल करता है, मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ। तो गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी कहते हैं, कोई नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। सो अब देखिए कि अब गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी हाँ, मुझे लगा गुरुजी क्या बोल रहे हैं, जो मैंने सुना है वो सच सुना है क्या? तो मैंने कहा हाँ जी, मतलब ऐसे करा, हाँ मैंने ऐसे करा। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ हाँ, जब तेरा दिल करे तू तब आ जाया कर। तो सोचिए संगत जी, कितना क्लियर मैसेज था मेरे लिए। गुरुजी महाराज खुद बोल रहे हैं, 2 बार उन्होंने बोला, मेरा जब दिल करता मैं तब जा सकती थी। मेरे को पूरी छूट दी थी गुरुजी ने कि जब मैं जब मर्जी जा सकती थी। बट मैंने क्या किया, मैंने आगे जाके बताया किसी को। अब जो आंटी ने, जिन आंटी को भेजा था, उनको जिसने भेजा था, वो क्या कहती हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, नीलम को ये नहीं बोला उन्होंने कि जब उसका दिल करे तब चली जाया कर। उनका मतलब, गुरुजी का मतलब है कि जो 4 दिन में से जब उसका दिल करे तब आ जाया कर, यानी हफ्ते में जाना 1 बार है। और मैंने कहा, नहीं, गुरुजी ने तो मुझे यही बोला है कि जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। कहते नहीं नहीं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर ये बात बोली कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अब संगत जी, मैंने देखिए उनकी बातों में आकर हफ्ते में 1 बार जाना शुरू कर दिया। सो मैं आपको यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वो मेरे डायरेक्ट कनेक्शन, वो डायरेक्ट बात खाली मैंने गुरुजी की सुनी होती, तब गुरुजी ने क्या कहा था, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। इतनी छूट मुझे गुरुजी ने दे दी। और मैंने किसी की बात में आकर क्या किया, मैंने हफ्ते में 1 बार जाना शुरू कर दिया। मतलब परमात्मा की बात नहीं सुन रही हूँ मैं, और मैंने किसी की बात सुनी। तो संगत जी, यहाँ मेरा सिर्फ ये मैसेज देने का मतलब है कि वो जो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आंटी डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है, आप पुरानी संग हो। तो संगत जी, पहले बात तो नया पुराना कुछ नहीं होता, बस जस्ट बिकॉज हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं इसलिए पुराने हैं, और जिन्होंने दर्शन नहीं किए वो नए हैं। सिर्फ इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, ये प्रिविलेज हमें गुरुजी ने दिया कि हम लोगों को दर्शन दिए उन्होंने। बट फिर भी गुरुजी देखिए सबके साथ हैं, बिलीव मी। सो अब मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जब गुरुजी ने मुझे बोला और मैं किसी की बातों में आ गई, तो इसलिए आप प्लीज़ किसी की बातें ना सुनिए, किसी की बातें मत सुनिए। देखिए, अगर कोई मेरे को मैसेज देना होगा, जैसे उस टाइम गुरुजी ने डायरेक्ट मुझे बोला, मैं सुन लेती तो मेरी और मेमोरीज होती गुरुजी के साथ, और मैंने ज़्यादा वक्त बिताया होता अपने गुरु महाराज के साथ। बट मैंने किसी की बात सुनकर क्या किया, मैं हफ्ते में 1 बार जाना शुरू कर दिया। तो जी, रब 2 बार मुझे बोल रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं मान रही हूँ। सो इसीलिए देखिए, अगर आपको कोई मैसेज आता है कि हाँ, किसी ने कहा, अरे हमें ये मैसेज आया, वो मैसेज आया है, तो देखिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, बहुत लोगों को किसी चीज़ के लिए मैसेज आते होंगे, बट बिलीव मी संगत जी, अगर आपको गुरुजी ने कोई मैसेज देना है, कुछ करना है, वो आपको डायरेक्टली वो किसी के थ्रू भी अगर मैसेज आएगा ना, वो इतना डायरेक्ट होगा कि आपको लगेगा हाँ जी यही चीज़ है। बट और हमें किसी की बातों को वो नहीं करना कि ठीक है, आपको कोई बोल रहा है, आप कुछ सुन लो, फिर गुरुजी पे छोड़ दो। अगर कुछ जो भी आपकी लाइफ के लिए होगा ना, वो गुरुजी डिसाइड करेंगे, नॉट एनीवन एल्स डिसाइड योर थिंग्स। ये प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है, क्योंकि ये लोग बहुत मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल मैं देख रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसा कहा, आप ऐसे कर दो, ये कर दो, और पता नहीं लोग क्या क्या गुरुजी का बना के क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम, या मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, वो गुरुजी महाराज जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मुझे किसी की, क्योंकि गुरुजी भी कह रहे थे कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, तो क्योंकि मैं किसी का नाम लूँगी तो आई थिंक मे भी शायद निंदा चुगली हो जाए। बट मेरा सिर्फ यही है कि जो गुरुजी के सामने हमने देखा, देखिए गुरुजी के टाइम में सिंपल सी चीज़ होती थी, आपने गुरबानी सुनो, सिंपल सी चीज़ है, आपने गुरबानी सुननी है, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। सिंपल सा लंगर प्रसाद रखो। गुरुजी के टाइम में एक दाल होती थी, एक कोई सूखी सब्जी हो गई, एक हरी चटनी हो गई, कभी डिफरेंट टाइप में कभी हो जाती थी, कभी अचार हो गया, मिर्च का अचार,
और लड्डू प्रसाद, मोतीचूर का लड्डू बहुत खाया है हम लोगों ने, कभी कड़ा प्रसाद होता था। ये बेसिक चीज़ होती थी एंड इट यूज टू बी वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी टेस्टी। जब बड़े मतलब बड़े फंक्शन होते थे तब डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट हो जाता था। और देखिए उसके अंदर गुरुजी का दरबार भी है। आप बेशक अच्छा लगाना चाहते हो अच्छा लगाओ, कोई बात नहीं, पैसे हैं लगाओ, लेकिन अगर उस पैसों में से अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो नो, दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल, सो प्लीज़ 90 रुपीज़ खर्च कर लो, 10 रुपये जो हैं आप किसी गरीब के लिए रख दो, वो भगवान को, वो गुरुजी को लगेंगे सो मैं देखिए ये एक बेसिक चीज़ है और ये गुरबाणी में भी लिखा है। तो बेसिक चीज़ें लो ना, गुरबाणी से भी, गुरु महाराज से भी। हम लोग क्यों अपना इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं। और गुरुजी ये कहते थे कि पूरा दिन जो है पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करो, क्योंकि गुरुजी बाद में डिफरेंट सॉन्ग, डिफरेंट गाने लगवाते थे। सो उसका सिर्फ यही होता था कि वो सुन लो, अपना एंजॉयमेंट करो, और हर चीज़ जो है अपने गुरु को अर्पण करो। एवरीथिंग खाना खाते हो, जो भी करते हो, प्रॉपर कोई भोग नहीं लगा पा रहा, कईयों ने कहा कि हम तो प्रॉपर वो नहीं कर पाते। मैंने कहा मैं भी नहीं कर पाती, सिंपल सी बात है, मैं अपने गुरु महाराज के आगे रख देती हूँ, गुरु जी इसको ब्लेस करो। वैसे उनकी हर जगह ब्लेसिंग से वो कहाँ नहीं है, वो हर जगह है। और देखो एक बार मैं बताती हूँ आपको कि हमें कभी ना किसी भी चीज़ का पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ, बड़े मंदिर में हम लोग गए, बड़ा फंक्शन था। मुझे ना उस दिन जब हम लोग बड़े फंक्शन में जाया करते थे ना, तो डेफिनेटली देखिए वैसे जो एम्पायर स्टेट में तो 2 चपाती प्रसाद मिलते थे, आज भी वही रूटीन है। जब तक हम लोग मतलब मंदिर जा रहे थे, अब तो उन्होंने पैकिंग 3 की कर दी है, बट पहले गुरुजी के सामने रीफिलिंग भी नहीं होती थी, कभी कभार वंस इन अ वाइल, आई थिंक, आई डोंट इवन रिमेंबर कि मिली हो, बट आपको सबको पता है रीफिलिंग नहीं होती थी। ना मुझे लगता था, मैंने कहा गुरुजी, मैं मन में सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी से ना मैं इस बार बोलूँगी, गुरुजी मेरा पेट नहीं भरता 2 चपाती में, मेरे को तो और ज़्यादा खाना मतलब बहुत मतलब भूख तो सभी को लगती है अच्छी खासी और काम करके जब हम थक हार के वहाँ जाते थे तो और भूख लग रही होती थी, और इतना टेस्टी लंगर नीयत भी नहीं बढ़ती थी, सिंपल सी बात है। लेकिन बड़े फंक्शन में आपको रीफिलिंग होता थी। देखिए ये गुरुजी महाराज आपको कैसे ज़िंदगी में कैसे टीचिंग देते हैं, आपको लेसन देते हैं और समझाते हैं। उस दिन क्या हुआ संगत जी, मैं जब बड़े उसमें गई ना, मैंने सोचा कि अरे आज तो ना भर पेट करके मुझे आज लंगर खाना है। जब मैं लंगर प्रसाद लेने गई, जब लंगर प्रसाद के अंदर मुझे खाली आधा नान मिला। देखिए 2 मिलने थे, कहाँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना मुझे भूख लगी है गुरुजी, आज तो मैं ना डबल ट्रिपल करूँगी। मैं क्या करूँगी, 3-4 लाइनें होती थी जहाँ पे किचन है, अब बड़े हॉल मतलब मंदिर में वो जो बैक साइड वाला एरिया है जहाँ किचन है, वहाँ पर एक्चुअली लंगर होता था बाहर की तरफ। हालांकि वो संगत भी बहुत होती थी, लेकिन अब तो खैर बहुत ज़्यादा संगत बढ़ गई है, तो वहाँ पर हमारा लंगर प्रसाद चल रहा था। उन्होंने मुझे आधा नान दिया। जब अंकल ने आधा नान दिया तो अब सोचिए गुरु महाराज जी अंदर बैठे हुए हैं, और फिर भी कहते हैं ना कि इंसान अपने को ज़्यादा बड़ा होशियार समझता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं ये ना 3-4 लाइनें लगी हुई हैं, तो मैं ना हर बार एक लाइन में लग के लंगर कर लूँगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। और मैंने कहा अंकल आधा नान दोगे, मतलब एटलीस्ट 2 तो दो। कहते आंटी आज ना संगत बहुत ज़्यादा आ गई है, आधा नान, ताकि लंगर प्रसाद है, देखिए प्रसाद है ना, सबके मुंह लग जाए। आपको आधा नान ही मिलेगा। और संगत जी कहाँ सोचिए कि मैं तो सोच के गई हूँ अपना पेट भरूंगी और अच्छे से, और 3-3 लाइनों में लग के। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं चलो आधा मिल रहा ना, मैं अभी ये वाला खा के ना मैं अगली लाइन में लग जाऊंगी, उसके बाद उससे भी मेरा पेट नहीं भरेगा तो मैं लग जाऊंगी। सोचिए इंसान है ना। लेकिन एक ये चीज़ मैंने सोची, लेकिन उस दिन मेरे को गुरुजी ने क्या सीख थी। मैं अभी बस अपना लंगर लेके जा ही रही थी, तो मैंने एकदम से देखा मेरे आगे मेनका गांधी आंटी लंगर लेने आए। मैं ना कुछ सेकंड्स के लिए वहीं रुक गई, और मैंने ना ये सोचा, गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मैंने यही सोचा, मैंने कहा देखिए ये वीआईपी हैं, वीवीआईपी है इनफैक्ट, और देखो इनको कैसे लंगर मिलेगा, पूरा प्लेट भर के मिलेगा। और फिर मैं अंकल को बोलूँगी कि अंकल इनको आप दे सकते हो, मुझे नहीं दे सकते, उसके बाद और मैं खड़ी होकर देख रही हूँ कि इनके साथ क्या होता है,
और थोड़ा सा दूर थी मतलब। तो सोचिए संगत जी, उनको भी आधा नान ही मिला। अब जब आधा नान मिला तो अ, इससे पहले वो कुछ बोले या कुछ करे तो सेवादार ने खुद कह दिया कि आंटी जी आज ना संगत बहुत ज़्यादा है तो आधा नानी। सोचिए वो मांग भी नहीं रही दोबारा, वो सेवादार ने सिर्फ इतना जरूर कहा कि आंटी आधा नानी आज। तो वो कहती हैं मेनका गांधी, आंटी जी नहीं नहीं कोई बात नहीं, गुरु का प्रसाद है, जितना मिल जाए यही बहुत मतलब बहुत है और संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था उस दिन कि वो इतनी वीवीआईपी होके उन्होंने दोबारा नहीं मांगा। और जब उनसे सेवादार कह रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं गुरु का प्रसाद है, इतना भी मिल गया बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था और मुझे बहुत शर्म आई कि वो इतनी बड़ी हो गई इतनी वो करके, और वो ऐसा सोच रही है। और मैंने क्या सोचा कि मैं अगर 3 लाइनों में लगती हूँ तो सोचिए इट मीन्स कि 3 लोगों का लंगर प्रसाद मैं अकेली खा जाऊंगी। तो हो सकता है 3 संगत जो है उसको प्रसाद ही नहीं मिले। और मेरी वही सोच बदल गई कि अब के बाद जितना भी मिलेगा जितना भी आपको प्रसाद मिलता है, जितना भी है कि मैं अब की बात गुरुजी ऐसे कभी नहीं सोचूंगी। हालांकि वो लालच रहता है, वो तो खैर गुरुजी ने काफ़ी अच्छे से हम लोगों को बाद में खिलाया पिलाया मतलब लाइक कई बार होता था गुरुजी, कई बार मुझे याद है एक बार तो हम लोग का इतना पेट भर गया था कि हर तरफ से गुरुजी करते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि जैसे मुझे बहुत रहता था कि पूरा पेट भर के लंगर करना है, तो ऐसे ही हम लोगों ने पूरा पेट भर के लंगर किया, खूब बढ़िया, सब कुछ रीफिलिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। अब क्या होता है कि अब मेरे को इतना लगा, मैंने कहा ओह गुरुजी आज तो बहुत खा लिया, आज तो बहुत खा लिया सो गुरु उधर से आया कि गुरुजी ने कह दिया कि आज्ञा हो गई। ये बड़े मंदिर की बात है, कोई बड़ा फंक्शन था, आई थिंक शायद गुरुजी का बर्थडे। सो जाने का मन तो नहीं करता था, लेकिन अगर गुरुजी ने बोल दिया कि आज्ञा हो गई तो हम लोग चले भी जाते थे। अब आई थिंक रात के 2-2:30 बज रहे थे। सो अब देखिए हमारा पूरा पेट भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम टाइट है, खा नहीं सकते। मतलब एक वक्त मुझे वो सिखाया कि जब नहीं था तो नहीं दिया, और आज जब पेट भरा हुआ है तो एकदम से हम लोग बस निकल ही रहे थे और एकदम से अनाउंसमेंट होती है कि गुरुजी की आज्ञा हुई है, दोबारा लंगर करो। अब संगत जी गुरु की आज्ञा है, दोबारा लंगर करना है, तो हम लोग सारे के सारे वी जस्ट टर्न अराउंड और हम दोबारा लंगर करने गए। और सोचिए फिर लंगर दोबारा किया। अब पूरा पेट भरा हुआ था बट लंगर कहाँ, एक बार गुरुजी ने मुझे ये चीज़ सिखाई और फिर दोबारा एक डबल लंगर भी कराया और फिर हमें फिर पैकेट भी मिले कि घर भी ले जाओ। सो गुरुजी के उसमें देखिए हर बात, हर चीज़ की ब्लेसिंग्स है, हर चीज़ का लेसन्स है। सो ऐसे गुरुजी कई बार ये चीज़ें होती थी। फिर गुरुजी के देखिए जब हम लोग बड़े मंदिर जाया करते थे, एक बार मुझे याद है कि बच्चों का पेन ब्लेस करवाने थे, क्योंकि मैंने भी देखा कोई लोग पेन ब्लेस करवा ले, पेंसिल ब्लेस करवा रहे थे एग्ज़ाम से पहले। सोचा मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम आए तो मैंने भी पेन और पेंसिल ले जाया करती थी मैं एम्पायर स्टेट में। सो एक दिन कोई फंक्शन पड़ा, मे बी व्हाट आई रिमेंबर इज़ शिवरात्रि, क्योंकि शिवरात्रि के आसपास ही एग्ज़ाम टाइम पड़ता है। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा आज तो बड़े मंदिर में तो मुश्किल हो जाएगा, तो एम्पायर स्टेट में करवा लेंगे। उसने कहा मम्मी मेरा, लेकिन जब तक एम्पायर स्टेट में हम जाएंगे तो वो नेक्स्ट वीक का ही पड़ेगा बीच में, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम तो कल या परसों में है, तो एम्पायर स्टेट के तो डे ही नहीं पड़ रहे हैं। सो मैंने कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, मतलब मुझे पहले पेन ब्लेस करा के एम्पायर स्टेट में ले जाने चाहिए थे। तो कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में ये भी था कि बड़े मंदिर में करवा लेंगे, बट बड़े मंदिर में जब मैंने माहौल देखा सो वहाँ तो ये था कि गुरुजी मतलब अपने सिंहासन में बैठे थे, तो वहाँ तो दूर से ही सब सेवादार कहते कि चलो चलो, मतलब गुरुजी के पास जाने भी नहीं दे रहे थे, माथा भी नहीं टेकने दे रहे थे वो तो। और तब लगा कि पेन कैसे ब्लेस करवाएंगे, और बेटे के दिमाग में बहुत वो हो रहा था कि मम्मी प्लीज़ पेन ब्लेस नहीं हो तो पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा। सो हम लोग जो बड़े मंदिर में जो राइट हैंड साइड पे दरवाज़ा है, जब म्यूज़िक सिस्टम लगा होता है तो वहाँ से हमें निकलना था। सो हम वहाँ से निकल रहे थे और मैं गुरुजी को देखती जा रही थी कि गुरुजी लाइक पेन ब्लेस नहीं हो पाए। तो मैं सेवादार अंकल को कह रही थी अंकल प्लीज़, मतलब हमारे पेन ब्लेस हो जाए तो बच्चों का बहुत मन में है, और ऐसे कुछ करके उन्होंने कहा आंटी प्लीज़ पेन ब्लेस नहीं हो सकते, आप चलो, मतलब एकदम से वो अंकल एकदम से आते हैं, कहते हैं आंटी गुरुजी बुला रहे हैं, पेन ब्लेस करवा लो। अब देखिए मैंने तो ये बात बाहर आके बोली, कैसे गुरुजी ने हमें बुलाया, पेन ब्लेस किए बड़े मंदिर में, और इतना एकदम स्माइल दी। सो देखिए गुरुजी सब जानते हैं कि ये बहुत दुखी हो गए हैं, बिना पेन ब्लेस कराए जा रहे हैं, इतनी संगत में से दोबारा हमें बुलाना, पेन ब्लेस करना, कैसे पता चला उनको
अमेजिंग। तो गुरुजी देखिए सब जानी जान है, सब जानते हैं गुरुजी, इनको सब कुछ पता है। संगत जी इनको क्या नहीं पता। तो जैसे मैं बता रही थी, जब उन्होंने मेरा नाम लिया और मैं पाल आंटी को बता रही थी कि भाई आपको तो मेरा गुरुजी ने आज नाम लिया, तो मेरे को कहती हैं कि अच्छा तेरा तो नाम लिया, मेरे को तो जब शादी का कार्ड दिया था तो उन्होंने तो गुरुजी ने उनका कभी नाम भी नहीं पूछा था, और शादी के कार्ड पे उनका नाम लिख के कि ये ले पाल आंटी। अब अब पाल आंटी बड़ी हैरान कि पूरा नाम गुरुजी को कैसे पता। तो संगत जी कहने का मतलब है कि सब कुछ पता है उनको, लेकिन हम उस वक्त चीज़ें सोच नहीं पाते थे कि गुरुजी को ऐसे कैसे पता है, गुरुजी को ये कैसे पता है, गुरुजी ऐसे कैसे बोल देते हैं एकदम से, और अमेजिंग। सो सब पता है। ऐसे मैं एक बार अपनी फ्रेंड को लेके गई, और तो उसने कहा कि वो वहाँ से निकली और फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ पर मतलब गुरुजी के पास अंपायर में कभी नहीं आऊँगी। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई मेरे गुरु के बारे में ऐसा बोल रही हैं, और मतलब ठीक है, लेकिन आप कोई बोल रहे हैं, अपनी अपनी चॉइस है, जिसने नहीं आना ना आए। सो वो बाहर निकले, और तो उसने जब मुझे ये जवाब दिया तो मुझे बहुत बुरा भी लगा। द मोमेंट शी टर्न टू लेफ्ट साइड, जब हम लोग एम्पायर से निकलते हैं एंड वी टर्न टू द लेफ्ट साइड, एंड सडनली शी सेड कि मुझे वापस जाना है। तो मैंने कहा देख, आज्ञा ले ली है, वापस जाने का मतलब नहीं, हम आज्ञा लेके दोबारा नहीं जाते हम अंदर। उसने कहा नहीं मुझे जाना है। देखिए कैसे, जिसने मना कर दिया था कि वो कभी नहीं आएगी, और वो कहती है कि मुझे वापस जाना है। मैं बहुत डरते डरते अंदर गई, क्योंकि आज्ञा लेने के बाद कभी जाने का हम लोग कभी गए नहीं थे। ऐसे अंदर गई तो उसने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी से मिलवा देना, क्योंकि पहले मैं उनको कुछ बता नहीं पाई थी। अब मुझे, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी आपने, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 1 साल पहले ही बोला था कि तू अपनी सहेलियों को और पेशेंट को लेकर आना, उन्हें उनको डायरेक्ट ब्लेस करूँगा। सो मैं अपने पेशेंट्स को, अपनी फ्रेंड्स को जो बोल सकती थी, ले जा सकती थी, मैं बोलती थी। तो अब मैंने, आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है, मतलब अभी मेरे मुंह से शब्द निकले भी नहीं थे, आई वाज जस्ट अबाउट टू से, अभी बस बोलने ही वाली हूँ मैं। तो गुरुजी मेरे को एकदम देख के कहते हैं, जबकि मैं पीछे खड़ी थी, मैं, गुरुजी कहते हैं चल जा, बढ़िया ही डॉक्टरनी की वकील। तो अब देखिए संगत जी, सोचने वाली बात है कि गुरुजी को कैसे पता कि जो मेरी फ्रेंड है वो डॉक्टर नहीं है, मैंने तो बताया नहीं। और गुरुजी ने ये बात बोली कि चल जा, बड़ी आई डॉक्टरनी की वकील। तो गुरुजी को कैसे पता कि मैं उसकी वकालत करने के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे, मैं तो अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। सो अब देखिए ये है हमारे गुरुजी महाराज, और कितना बड़ा मैसेज है इसके अंदर कि जब आप किसी को लेके जाते हो, आपने अगर उसको गुरु से जोड़ दिया तो वो जाने, और गुरु का कनेक्शन गुरुजी खुद जाने। मैं कोई नहीं हूँ अब उसकी वकालत करने के लिए। इसलिए संगत जी, वी आर नो वन, इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। उस टाइम भी गुरुजी ने दिया था, लेकिन लेट हमें समझ में आती है कि मैं कोई नहीं उसकी वकालत करने के लिए। क्यों बोल रही हूँ कि मेरी फ्रेंड है या कौन है, गुरुजी का था संगत लेकर आओ, संगत को जोड़ो। तो आप भी जिस संगत को लेके जाते हो, आपको सिर्फ उसको जोड़ना है, सत्संग से जोड़ना है। गुरुजी सत्संग सुनाने के लिए कहते थे, क्योंकि पता नहीं कब किसको क्या आंसर मिल जाए। क्योंकि ये चीज़ मुझे अपने सत्संग सुनाने से याद नहीं आई, जब मेरी फ्रेंड ही सत्संग सुना रही थी, मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी ने बोला था, तो मैं तो कौन होती हूँ वकालत करने के लिए। अब गुरुजी और जो संगत आती है उसका कनेक्शन, तो इसलिए अपना और डायरेक्ट गुरुजी का कनेक्शन बनाओ। कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी, कोई भी नहीं है आपका। हर चीज़ बार बार क्यों बोलते हैं सरेंडर करो, डायरेक्ट कनेक्शन। गुरबाणी में भी कितनी सारी बातें लिखी हैं कि उनसे अब सारा आप अपना वो करो, बीच में इफ एंड बट्स या किसी का कुछ सुनना या कुछ करना। खाली सत्संग सुनो, सत्संग को सुनो, और गुरुजी की जो उसमें मैसेजेस हैं जिसके भी सत्संग में, वो आप लो। मैसेजेस जैसे कि मैंने बताया कि मन चंगा ते सब चंगा, ये एक मैसेज है। मुझे किसी की वकालत करने की जरूरत नहीं है, ये एक मैसेज है कि आपने डायरेक्ट किसी को जोड़ दिया, वो जाने और गुरुजी जाने। मन मतलब यानी कि किसी का घर छोटा बड़ा नहीं होता। ये मैसेज है कि किसी का घर छोटा है तो वो अपने आप को ये ना समझे कि अरे मेरा घर छोटा है तो मैं गुरु का सत्संग कैसे करूँ या किसी को कैसे बुलाऊँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए गुरु महाराज, भगवान, इनको आपके खाली भाव चाहिए। अगर आपके अंदर भाव है तो सब कुछ है। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो या आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी हो, भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। चाहे आप कितना बड़ा आलीशान उनके लिए कुछ खड़ा कर दो,
या उनको अगर आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा है गुरुजी मेरे पास तो पैसे नहीं है, या बहुत पैसा है, मैंने इतना बढ़िया करा आपका, या मेरे पास पैसे नहीं है गुरुजी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, तो वो आपका भाव क्या है, आप किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? गुरुजी भगवान आपको, आपके ये सब नहीं देख रहे हैं आपका सब कुछ कैसा है, वो आपका भाव देख रहे हैं। कितना, अब क्या मतलब कहते हैं कि रावण के पास क्या कम वो थी, कितना पैसा था, कितना सोना था, कितना कुछ था, बट भगवान ने विभीषण का भाव देखा। ठीक है, उनके बारे में बोला जाता है कि जो भी चीज़ें हैं कि भाई के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट भगवान क्या देखते हैं? देखिए शिव पुराण में भी लिखा है कि कोई भी हो, जैसे असुर को भी देखिए वो कितना वरदान दे दिया करते थे क्योंकि जब उनसे सब लोग पूछते थे तो सारे देवता कि आप उनको क्यों एकदम वरदान दे देते हो किसी को भी, तो भगवान शिव ने कहा कि देखो मेरे पास जो भी आएगा सबको ब्लेसिंग्स हैं, मैं हर किसी का भाव देखता हूँ। बट हाँ देखिए, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जब भी कोई असुर वरदान मांगता था तो भगवान के पास अगर वो गलत शक्तियों का प्रयोग कर रहा है अपनी, तो भगवान उसका भी तोड़ है, फिर भगवान उसको भी नहीं छोड़ते। फिर वो अपने भक्त के लिए खड़े हो जाते हैं कि फिर ये नहीं सोचते कि हर भगवान का यही है, और गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अगर आपके अंदर अच्छी पावर है, आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ उसको अच्छी चीज़ों के लिए लगाएं, बजाय इसके कि आप लोगों को भटकाने के लिए या लोगों को कुछ भी ऐसा बोलने के लिए कुछ करें। वो सब गुरुजी देखिए उस टाइम भी कुछ नहीं करते थे, और गुरुजी कितना सिंपल रहता था ना। देखिए ना तो गुरुजी हमें कोई प्रवचन देते थे, ना ऐसा कुछ करते थे, अभी ऐसे सिंपल समझाया करते थे। सिंपल सी गुरुजी से हम लोगों को अगर लंगर के बाद अगर कुछ बात करनी होती थी तो हम गुरुजी से बातें किया करते थे। सो ऐसे कुछ भी अगर मुझे पूछना होता था, मुझे एक बार याद है मैंने गुरुजी से पूछा, हम हस्बैंड वाइफ सोच के गए कि हमें आज गुरु से कुछ पूछना था, एंड वी वर जस्ट अबाउट टू आस्क कि गुरुजी, मतलब अभी हमने गुरुजी भी नहीं बोला मुझसे, हम लोग बस अभी हमारे शब्द मुंह में है बोले, तो गुरुजी एकदम से कहते हैं आज कुछ नहीं पूछना। एंड वी वर अमेज्ड कि गुरुजी को कैसे पता कि आज हम पूछने आए हैं कुछ। सो जो गुरुजी ने मना ही कर दिया कि आज कुछ नहीं पूछना, तो डेफिनेटली हम लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं। फिर हमें एक्चुअली यही पूछना था कि गुरुजी हमें अपना घर बनाना है तो घर बना लें क्या। क्योंकि उसके अंदर जैसे हर फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट्स होती हैं, चीज़ों को लेकर, तो वो सब भी हमारा सब चल रहा था। मुझे वो था कि मैं गुरुजी को सारा बताऊंगी, गुरुजी ये बात है, फैमिलीज में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप क्या कहते हो, हमें बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। बट उस दिन फिर हम लोग चुप लगा के फिर हम लोग नेक्स्ट गए। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, फिर गुरुजी कहते हैं नहीं पूछना। मैंने कहा अरे गुरुजी तो मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब उस ज़मीन को लेके या कुछ कुछ करके फिर आप मानोगे संगत जी में 3 महीने तक कुछ कुछ गुरुजी से पूछती रही, और गुरुजी ने 3 महीने लगा दिए। और गुरुजी में जब भी पूछने लगो ना, गुरुजी पूरी बात सुनते भी नहीं थे, और बस पूछने लगो तो गुरुजी कहते हैं बड़ा पूछ दिया आंटी, तो ज़्यादा ना पूछे अगर। तो मुझे लगता था, मैंने कहा या फिर मेरे बेटे के लिए कभी मैं कुछ पूछती थी कि आज गुरुजी स्कूल में ये हो गया, क्योंकि मेरी तो एक होता है ना दुनिया यही होती है, बच्चों के साथ हमारा वो होता है कि बस बच्चे ठीक रहें, बच्चे को स्कूल में सब कुछ देकर बच्चे ठीक से पढ़ाई कर लें। तो उसको स्कूल में जो भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, उसके टीचर ने कुछ कह दिया, किसी बच्चे ने उसको कुछ कह दिया, तो मैं गुरुजी के पास पहुँच जाया करती थी, गुरुजी आज ना इसने ये कह दिया, आज वो कह दिया। तो गुरुजी कहते थे बड़ा पूछ दिया आंटी, तू ज़्यादा ना पूछिया कर, बड़ा पूछ दिया तू। मुझे कई बार रोना भी आता था कि मैंने मन में सोच रही थी गुरुजी मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, बच्चे के बारे में तो पूछ रही हूँ, और देखिए हर इंसान चाहता है कि उसका घर हो। मैं मांग तो कुछ भी नहीं रही हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ हो गई तो गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हमारे घर के बड़े हैं, और मेरे को लगता था कि जैसे हम हर काम अपने परिवार वालों से मिलकर पूछ के काम करते, तो मुझे वही लगता था कि बस हम जिंदगी में जो भी कुछ करें कोई भी काम करें, कुछ भी करें, तो अपने गुरु महाराज से पूछ के करें। बस वही मन में थॉट आता था। सोचिए संगत जी गुरुजी ने 3 महीने लगा दिए, और 3 महीने तक मैंने सोचती रही, मैंने कहा नहीं मुझे लगता है शायद गुरुजी नहीं चाहते कि हम लोग गुरुजी से कुछ ज़्यादा पूछें या कुछ करें। फिर मैंने पूछना बंद कर दिया। उसके बाद फिर वही था कि तो करें कैसे, लाइफ बहुत वो हो रही थी कि भाई करें तो करें कैसे। फिर एक बार मैंने हिम्मत करके मैंने फिर पूछा, मैंने कहा गुरुजी ना थोड़ा ऐसे ऐसे बात है। गुरुजी कहते हैं 10। 3 महीने बाद गुरुजी ने मेरी पूरी बात सुनी। मैंने कहा फिर सारा घर का मैंने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे जो भी चीज़ें चल रही थी हमारी, मैंने सब बताया गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी बताई चीज़ें मैंने। तो गुरुजी कहते हैं हाँ बना लो। एकदम से देखो गुरुजी ने 3 महीने लगाए, शायद वो जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें थी, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ मकान शुरू करने की बात करते थे तो कुछ बहुत बड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाया करता था।
हम बहुत डर गए थे कि पता नहीं मकान बनाएंगे तो क्या होगा सो बस दिमाग में बस यही था कि अगर गुरुजी हाँ कर दें तो और गुरुजी जो भी बोलेंगे इसको जो भी कुछ करो तुम का सो गुरुजी ने कहा कि हाँ जाओ अब बना लो तुम। सो संगत जी जो हमारा घर बना हुआ है गुड़गांव के अंदर, सो गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि हम लोग उस टाइम तो मैंने ये सोचा था कि गुरुजी महाराज को अपने घर लेकर आएंगे, जो हमारा घर का नींव, मतलब हम लोग जब अपना वो नींव डालेंगे, जो भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे अपना। बट उससे पहले क्योंकि हमने सोचा था गुरुजी के बर्थडे को 7 जुलाई को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले गुरुजी ने हमें बोल दिया था और वो सारी प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, घर बनवाने का सब कुछ स्टार्ट हो चुका था हमारा। और ये था कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट संगत जी 31 मई को सबको पता है गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। सो हम तो बहुत रोए कि, और मेरे को बहुत अंदर से लगा, मैंने कहा गुरुजी मैं तो मन में बोलती भी थी, आपको कहती भी थी कि गुरुजी जब घर बन जाएगा तो आप हमारे घर आना। मैंने क्योंकि सुना था गुरुजी किसी किसी के घर जाते हैं, तो आप हमारे घर कैसे आओगे, आप कैसे अब मैं कैसे बुलाऊंगी आपको। और संगत जी सच में उस टाइम तो हमें ये लगा अब तो गुरुजी नहीं है तो हम किससे पूछेंगे, किससे हम बात करेंगे, किससे करेंगे। और तब तो छोटी छोटी बातें हम गुरुजी के पास ले जाके बैठते थे और बहुत रोई मैं गुरुजी की। सो लेकिन जैसे सोचा था तो 7 जुलाई को खैर हम लोगों ने वहाँ पूजा की, हालांकि गुरुजी का स्वरूप लगाया। हम तो किसी पंडित को नहीं बुलाया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ पूजा की। हमारा तो गुरुजी का स्वरूप जहाँ लग गया मेरे लिए तो वही पूजा हो गई और हम लोगों ने ये सब कुछ किया। और बहुत रो भी रही थी कि गुरुजी अगर आज आप फिजिकल फॉर्म में होते सो मैं आज आपको कैसे भी करके जिद करके आपको लेकर आती, क्योंकि मैं कभी कभी गुरुजी से छोटी छोटी चीज़ों में जिद कर लिया करती थी। सो मैं आपको भी ना जिद करके लेकर आती। तो खैर हमारा फिर घर बनना शुरू हो गया। सो संगत जी कहते हैं ना कि जब गुरुजी को आप कुछ बोलते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी बातें पूरी करते हैं। जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो जब हमारा घर बन रहा था तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उससे थोड़ा सा हमारा डिस्प्यूट हो गया। सो उसने क्या करा, उसने काम कराना बंद कर दिया। तो गुस्से में हम भी अपने घर आके बैठ गए और वो भी अपने घर चला गया। 1 हफ्ते हमारा काम बंद रहा। 1 हफ्ते के बाद जब हम लोग हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, सो जब हम लोग अपने घर गए वहाँ पर, सो जो चौकीदार वहाँ रखा हुआ था, देखिए वो आता था कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, हमारे अंडर में नहीं था, क्योंकि हमने तो सारा कुछ उसको दे दिया था कि जो भी चौकीदार होगा, जो भी कुछ होगा सब उसके उसमें होगा। सो वो चौकीदार, हम जब दोनों पहुँचे वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर भी और हम लोग भी, तो चौकीदार कहता है कि साहब आप लोगों से एक बात बोलनी है कि आप लोगों ने तो झगड़ा करके आप अपने घर चले गए, वो अपने घर चले गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि मुझे 1 हफ्ता में मेरे पास पैसे आप लोगों ने नहीं दिए, मैं कैसे गुजारा करूँगा। सो हमने कहा भाई तो कॉन्ट्रैक्टर का काम था। अब वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि अरे मुझे लगा कि आप दे जाओगे, क्योंकि आपसे मुझे पेमेंट नहीं आई थी तो मैंने आगे नहीं दिए। तो उसने कहा कि किसी की पेमेंट आई हो नहीं आई हो, लेकिन देखिए चौकीदार वो बेचारा कहाँ से राशन लेकर आएगा सो अभी बात सोचने वाली बात है संगत जी कि वाकई एक इंसान जो चौकीदार है उसको तो देखिए डेली बेसिस पे या जो भी उसका अपने कॉन्ट्रैक्ट उसने कर रखा था, हफ्ते के भर उसको पैसे देता था, जो भी देता था, और हम लोग भी चले गए। सो फिर एकदम से वो कहता है कि भला ये तो भला हो उस इंसान का जो मुझे 1 हफ्ते का राशन दे के चले गए। सो हमने कहा किसने दिया आपको राशन सो उसने कहा यहीं पे कोई एक आए थे और एक कोई सफ़ेद कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ था और ऐसे ऐसे वो स्ट्रक्चर बताने लगे करके। सो हमने सोचा कि चलो ये भी यहाँ पे आसपास कोई लोग रहते हैं, कुछ मकान बने थे, सारे नहीं बने थे वहाँ पे, कुछ ही मकान बने थे। तो उनको फिर हमने कहा कि आप एक काम करो, हमें बता दो उनका पता, जहाँ जिस घर से भी वो आए थे उनको हम थैंक यू बोल के आ जाएं, क्योंकि देखिए किसी को 1 हफ्ते का राशन देना यानी कि जिस दिन हम लोगों का डिस्प्यूट हुआ है हम अपने घर आ गए, कॉन्ट्रैक्टर अपने घर चला गया, उसी रात को ही अब वो कहता है कि मैं भी हैरान था कि 1 हफ्ते का राशन, और देखिए 1 हफ्ता ही हमारा वो डिस्प्यूट रहा और 1 हफ्ते का जो राशन है वो दे के चले गए। और वो ये बहुत उनको दुआएं दे रहा था, वो चौकीदार के बहुत दुआएं उनके लिए कि जो मेरे को आगे राशन दे के चले गए। और हमने तो उसने कहा कि आई थिंक वो यहीं कहीं रहते होंगे। सो हमने कहा भी पता लगाओ, वो जहाँ भी रहते हैं हम उनको थैंक यू बोलकर आएंगे और उनका जो भी राशन के पैसे हैं हम उनको दे देंगे। लाइक लगता ही है कि हम लोग भी किसी को थैंक यू तो बोलते हैं, किसी ने हमारे चौकीदार की इतनी मदद की, 1 हफ्ते का राशन देखिए।
सो उसके बाद ना फिर हम लोगों को जैसे मोबाइल में तो गुरु जी का स्वरूप लगा ही होता है, और मेरे भी लगा हुआ था ऐसे ही करके। सो मैं उसके सामने कुछ देख रही थी, तो एकदम से मेरे को कहता है कि ये कौन है? तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं अरे ये यही तो हैं जो मेरे को 1 हफ्ते का राशन दे गए थे। तो संगत जी आप सोचिए, तो मैंने कहा ये है, मतलब मैंने को गुरुजी का फिर दिखाया। कहते हाँ हाँ यही है, मुझे अच्छे से याद है। सफ़ेद कुर्ते पजामे में आए थे और रात को आए थे और मुझे कहते ले 1 हफ्ते का राशन ले। संगत जी देखो, जस्ट कटिंग अ गूज बम्स, मैं वो बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे को रोना छूट गया कि मेरे गुरु महाराज मेरे घर पर आए और देखिए मेरे चौकीदार को खाना देने आए वो, और 1 हफ्ते का दिया उन्होंने। और वो उस हिसाब से देखो तो हमारा 1 हफ्ते डिस्प्यूट चला था और हमें नहीं पता था कितना लंबा चलेगा वो। सो मेरे गुरु महाराज ने मेरी बात भी सुन ली कि मैं मेरे घर आना, बट वो डेफिनेटली उस टाइम आए क्योंकि वो जो बुजुर्ग जो थे वो हमें आसपास कहीं नहीं मिले। हमें लगा कि शायद इसको हो सकता है मिलती जुलती कोई शक्ल होती है ना, तो ऐसा लग रहा हो, लेकिन वो उस टाइप के जो भी जैसे गुरु जी का जो स्वरूप था है, मतलब उस टाइप के हमें वो आसपास कोई भी ऐसा नहीं मिले। सो देखिए, ये बात फैक्ट है संगत जी कि गुरु जी कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक बार मुझे याद है मैं एम्पायर स्टेट में खड़ी थी, हम लोग थोड़े से लोग संगत ज़्यादा हो गई थी, तो हम लोगों को बाहर खड़े हुए थे हम लोग एम्पायर स्टेट में। तो वहाँ से कुछ पंजाब से भी संगत आई हुई थी। सो ये बात है गुरु पूर्णिमा की बात। सो उसके बाद की बात है। सो गुरु पूर्णिमा वाले दिन मतलब उसके बाद क्योंकि उस दिन तो मैंने खुद गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं बड़े मंदिर गई थी और उसके बाद हम लोग बाहर खड़े हुए थे और मैंने खुद गुरुजी को देखा। गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमने दर्शन किए जैसे नॉर्मली हमारा होता था। तो वो जो पंजाब से संगत आई थी, तो आपस में दे वर जस्ट डिस्कसिंग कि इस बार गुरुजी कितने अच्छे लग रहे थे ना, कितना बढ़िया कड़ा प्रसाद था और ऐसे था वैसे था, और एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग। तो मुझे जो वो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि जिस दिन की ये बात कर रहे हैं उस दिन तो गुरुजी जो है दिल्ली में थे, मैंने खुद देखा है गुरुजी को। सो वो कहते नहीं गुरुजी वहाँ पर थे। सो देखिए एक टाइम में गुरुजी 2 जगह कैसे थे, और ये तो मेरे अपने खुद के सामने की बात है। सो संगत जी, गुरुजी देखिए क्योंकि वो भगवान है इसलिए वो बहुत जगह हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और उनका तो क्या ही कह सकते हैं। सो और बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना कि चलो उसके बाद खैर गुरुजी की फैमिली आई और मेरे घर में उनके कदम पड़ गए। और दूसरी एक चीज़ और कि जो बहुत टचिंग होती है कि जब डुगरी हम लोग गए थे, तो जैसे भी रीज़न बना तो गुरुजी के वहाँ की हमें 4 ईंटें मिल गई थी जो कि हमें अपने घर में चारों कॉर्नर्स में लगवाई हुई हैं। सो ये बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना है। मैं तो कहती हूँ जितना भी मैं शुक्राना करूँ वो बहुत कम है। और गुरुजी ने देखिए हमें इतनी मेमोरीज दी हैं, इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज दी हैं। एक बार हम लोग गुरुजी के, मेरा बर्थडे था और मैंने कहा गुरुजी आज मेरा जन्मदिन, मतलब बोला नहीं मैंने, मेरे मन में जैसे मैंने एम्पायर स्टेट में एंटर किया। सो मैंने कहा गुरुजी मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है और ना मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। और वो गिफ्ट क्या है कि मुझे आपके पास बैठ के लंगर करना है। सो अब देखिए गुरुजी के पास बैठ के लंगर करने का मतलब होता है, यानी कि आपने अगर एम्पायर स्टेट में देखा ही है जो गुरुजी का सिंहासन लगा है, तो गुरुजी के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट बिछेंगे, जो लंगर लगेगा, वो गुरुजी के ज़्यादा क्लोज होता है। राइट हैंड साइड वाला तो थोड़ा दूर हो जाता है। तो मेरे मन में ये था, मैंने कहा गुरुजी आज मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे आपके पास बैठ के लंगर करना है। सो अब उस वहाँ पे क्या होता था कि गुरुजी के पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ संगत इकट्ठी हो जाती थी और वो कई बार सत्संग शेयर कर रहे होते थे। तो गुरुजी 4-5 लोगों को इकट्ठा मतलब बोलते थे, तू ये सत्संग सुना, वो सुना, एंड शॉर्ट भी सुनाई, ऐसे बोलते थे गुरुजी। सो वहाँ जगह मिलना बड़ा मुश्किल काम होता था। और स्पेशली जैसे हम लोग लेट गए हैं तो वैसे ही क्योंकि आप आए हो और तो वैसे ही आपको फर्स्ट फ्लोर पे बैठा देंगे, बच्चे साथ हो रहे थे तो वैसे ही कह रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे बैठो। पर गुरुजी महाराज देखिए आपको सब जानते हैं आपके मन में क्या है। तो मन में मेरे कहा गुरुजी बहुत मन है, मेरा जन्मदिन है और आप देखो आपके पास बैठ के मुझे लंगर करना है। और संगत जी सोचिए कि जैसे मैंने माथा टेका एकदम से अनाउंसमेंट हो गई कि लंगर लगाओ लंगर के लिए। और जैसे थी कि लंगर की अनाउंसमेंट हुई तो जो गुरुजी के पास वाली एरिया थी, मतलब जगह जहाँ पे फर्स्ट वाला जो 4 पढ़ने थे, और देखिए एकदम से वो खाली हो जाता है। आई डोंट नो वो संगत इधर उठी या जो भी, एकदम मतलब मैट पिछने लगे और हम चारों वहाँ पर बैठ जाते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ भी साथ में थी, तो गुरुजी ने उसको एकदम कस के डांटा, जा पीछे जाके बैठ।
ऐसे करके इशारा किया। तो हम लोगों को लगा मुझे डांट पड़ेगी। मैंने कहा अरे तो गुरुजी ने मुझे डांट दिया मेरे जन्मदिन वाले दिन। बट वो मेरी सिस्टर इन लॉ को गुस्सा किया, उन्होंने पीछे जाके बैठ, क्योंकि जो वो पीछे चली गई तो हम चारों को गुरुजी ने आगे बैठने दिया। देखिए बच्चे भी आगे बैठ रहे हैं। क्योंकि गुरुजी को पता था इसके मन में बहुत है कि मेरे को, तो मेरे गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे वो गिफ्ट दिया कि उनके पास बैठ के मैंने लंगर प्रसाद किया। और बहुत प्यारा मोमेंट रहा मेरा वो, कि मैं गुरुजी को निहारती जा रही हूँ, उनको ना लंगर करती जा रही हूँ। आज भी मुझे वो टाइम याद आता है कि कैसे गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और बड़े प्यार से आराम से हम लोगों ने लंगर किया, आराम से हम लोग वहाँ बैठे। अमेजिंग। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ भी ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी से कि हम गुरुजी हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, हमें कुछ भी नहीं कहना। बस मैं इतना ही बोलूँगी संगत जी, उनके सामने आप अरदास लगाओ, उनको आपके मन में जो है डेफिनेटली, देखिए हम उनको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। मैं गुरुजी को और बचपन से ही हर भगवान को बेस्ट फ्रेंड मानती आई हूँ। गुरुजी को बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ मैं, कि गुरुजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने लोगों से आप नहीं कह पाते, बट अपने फ्रेंड से आप कह पाते हो। और बेस्ट फ्रेंड से तो सब कुछ शेयर करते हो आप, है ना, इसीलिए फ्रेंड्स होते हैं। अगर आप भगवान को बेस्ट फ्रेंड मान लो तो आप वो सभी कह पाओगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी कई बार नहीं कह सकते। कई बार ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हमारे घर बार की हो जाती हैं, जो हम लोग लगता है कि नहीं भाई, नहीं हमें सबको बोलना चाहिए, जो भी मतलब वट एवर। लेकिन एक रब ऐसे हैं, गुरुजी हमारे ऐसे हैं, आप सब कुछ अपना पूरा दिल खोल के उनके पास रख दो। आपका रोने का मन कर रहा है आप रोइए, आपको जो मन कर रहा है आप करिए, लेकिन अपना दिल खोल के उनके सामने रख दो। एंड बिलीव मी संगत जी, एक बार को आप अपने फ्रेंड के सामने या किसी के सामने भी किसी भी अपने संगत के सामने किसी से भी अगर कुछ बोलते हो, ज़्यादा वो जो सॉल्यूशन बताएंगे ना, शायद वो उतने आपकी मे बी वो सॉल्यूशन नहीं होंगे, बट आप गुरु के सामने जब आप बोलोगे ना, कुछ करोगे, वो आपको उस सॉल्यूशन से निकालेंगे, बताएंगे भी और उसको निकालेंगे भी। एक वही उस चीज़ से आपको निकाल सकते हैं और बहुत प्यार से निकालेंगे। एक इतना सा कांटा भी चुभने नहीं देंगे। ये तो हम हाथ पांव हिलाते हैं ना तो वो कांटा चुभता है, नहीं तो वो तो फूलों की तरह हमें रख के बहुत प्यार से उससे निकालते हैं। इसलिए सब कुछ उन पे छोड़ दो, एवरीथिंग, हर चीज़ उनको एक एक चीज़ का पता है। आपके कहते हैं, एक बार हंसराज हंसी ने एक बड़ी प्यारी लाइन बोली थी जो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। पीड़ मतलब आपकी तकलीफ़, तो वो पीर ही क्या, यानी वो पीर यानी वो संत महात्मा क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। ये पीर ये ऐसे पीर हैं, आपकी हर पीड़ा का हर चीज़ उनको पता है। आप जस्ट वो जो माथा आपने टेकना है ना, वो बहुत ही श्रद्धा से माथा टेकना है, और वो आप माथा टेकिए उस श्रद्धा भाव से, और फिर कहते हैं ना, फिर देखिए नज़ारे, तो वही वाली बात है। और गुरुजी का देखिए, जो गुरुजी कहते हैं, हमें भी हमने गुरुजी के सामने मैंने बहुत बार सुना हुआ है, जा ऐश कर, जा कल्याण किता, तब लगता था कि अरे गुरुजी ने बस इतना ही बोला, चाहे ऐश कर, जा कल्याण किता। मतलब मेरे को ऐसा लगता था गुरुजी भी और कुछ बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे गुरुजी। नहीं पता था संगत जी कि ऐश कर कल्याण किता में कितना कल्याण छुपा है हमारा। क्योंकि मुझे याद है एक बार मेरे बच्चों का जन्मदिन था, मैंने इकट्ठे मनाया था। मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी मेरे बेटे का जन्मदिन है। गुरुजी कहते हैं हाँ फिर ते कल्याण हो गया, जा कल्याण किता। मेरे को लगा, बस गुरुजी ने इतना ही बोला, कल्याण किता। देखिए संगत जी, लेकिन आज लगता है कि गुरुजी बहुत शुक्राना जो आपने हमें वो शब्द कहे, मतलब अमेजिंग। ऐसे मेरी सिस्टर को बोला था, जा ऐश कर, उस टाइम उसको लगता था कि क्या ऐश कराई गुरुजी ने, क्या है। बट आज की डेट में वो खुद कहती है कि कि सच में गुरुजी ने ऐश कराई। और डेफिनेटली गुरुजी ने बोला है, तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं हुई चाहे मेरी कोई भी हुआ, जिसको गुरुजी ने सब चीज़ें बोली थी, कि हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर अप एंड डाउन्स नहीं आए, बहुत अप एंड डाउन्स आए, बहुत तकलीफ़ों से निकलना पड़ा, बहुत हर किसी की लाइफ में होता है। वो दूसरे की लाइफ देख के सबको बड़े कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, वो सबको लगता है। मेरी भी लाइफ कोई देखता होगा तो इनफैक्ट बहुत तो बोलते हैं, अरे क्या ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, तो आपने तो इतने अवार्ड जीत लिए, आपने इतना कुछ कर लिया, इतना ये सब कुछ आपकी लाइफ में ये है। बट किसी को पता है कि उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, और उस चीज़ के लिए मैंने लाइफ में कितनी स्ट्रगल की, वो चीज़ नहीं देखते। इसलिए आप हर किसी की मेहनत देखिए और खाली ब्लेसिंग्स काउंट करिए उस परमात्मा की। अगर आप जब आप किसी को दिल से दुआएं देते हैं, दिल से आप किसी के लिए खुश होते हैं,
निंदा चुगली नहीं करते तो डेफिनेटली परमात्मा आपको भी देंगे, बट वो शायद अभी राइट टाइम नहीं है, मे बी राइट टाइम जब होगा वो तब देंगे। अब गुरुजी ने मुझे कुछ एक बात बोली है, इन 2004 मैं किसी चीज़ को लेके अभी भी परेशान हूँ, उस टाइम भी परेशान थी, आज भी परेशान हूँ। गुरुजी ने कुछ बात बोली, मेरी परेशानी बहुत हद तक कम हो गई, लेकिन एक इंसान हूँ ना, कहीं कहीं दिमाग में वो चीज़ें आती हैं। बट मुझे आज भी विश्वास है, मैं सोची संगत जी 2004 से मैं आज भी उस चीज़ का वेट कर रही हूँ जो चीज़ गुरुजी ने बोली। कई बार लगता है गुरुजी सच में आपने बोला था ना वो मेरे को, मतलब वो चीज़ें ठीक होंगी ना वो चीज़ें। संगत जी मैं आज भी वेट कर रही हूँ उस चीज़ का। मन बहुत अंदर से मेरा बेचैन भी हो जाता है कि गुरुजी सच में, बट बिलीव मी संगत जी, जब गुरुजी ने बोला है वो चीज़ होगी, बट और राइट टाइम पे होगी, सो इसीलिए हमें वो सब सोचने की करने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए अगर देखूँ तो मेरे को 2004 से अभी ये 2021 है, कितना टाइम हो गया, कितने साल, मैं स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दैट थिंग। बट आई नो मेरे गुरुजी महाराज, गुरु साहिब जो हैं वो सब कुछ करेंगे, और जो उन्होंने बोला है जो भी चीज़ होगी वो सब कुछ ठीक करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि राइट टाइम क्या है, हमें नहीं पता। सालों साल लग जाते हैं कभी किसी चीज़ के अंदर, तो प्लीज़ वेट एंड देन वॉच। कहते हैं ना भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, एंड बिलीव मी संगत जी, ये मैंने खुद देखा है। एक बार को देर लग सकती है, लेकिन डेफिनेटली जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी, जो भी होगा वो आपको बहुत बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही जो आपके लिए बेस्ट होगा। ऐसे नहीं गुरुजी कहते हैं एक कल्प वृक्ष होता है, लाइट ऑफ डिविनिटी में देखिए एक जीतू अंकल जिन्होंने लाइट ऑफ डिविनिटी लिखी है, एक जगह पे बड़ा प्यारा चीज़ आई है कि कल्प वृक्ष क्या होता है, वो भगवान है जो आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपने मांगा आपको मिल गया, बट जो हमारे गुरु हैं वो कल्प वृक्ष तो हैं ही, बट वो आपको वही चीज़ देते हैं, आप मांगोगे बट आपको वही चीज़ देंगे जो आपके लिए ठीक हो। इसलिए हमेशा यही कहना चाहिए कि गुरुजी आप जो हमें दे रहे हो आप बेस्ट दोगे। बहुत मत सोचो, बहुत दिमाग मत लगाओ अपना, ये चीज़ ऐसे क्यों हो गई, वैसे क्यों हो गया, ये चीज़ क्यों हुई। मैं भी देखो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान, बचपन से हर माँ होती है बच्चों के लिए बहुत परेशान होती है, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दैट। बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं अभी भी वेट कर रही हूँ, बट एक विश्वास है कि गुरुजी अब राइट टाइम पे करोगे। उनके बच्चे हैं, उनके सब कुछ हैं, जैसे मुझे चिंता है उनको भी चिंता है ना, एज अ पेरेंट हमें, तो आप उन पे छोड़ दो। कहते हैं ना, वैसे तो हम कहते हैं कि माता पिता तुम मेरे, तो फिर हम माता पिता कहाँ मान रहे हैं उनको, जब फिर हम टेंशन कर रहे हैं तो। सो उन पे सब छोड़ दो, ही नोज एवरीथिंग, और वो राइट टाइम पे करेंगे। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना मेरे को कई बार फ़ोन करके कुछ कुछ बोलते हैं। सो मेरे को अभी पीछे एक मैं उनको नहीं जानती, रैंडमली उन्होंने मेरा कहीं से नंबर लिया किसी ने, और मेरे को ऐसे कॉल किया, और वो कुछ करके बड़े परेशान, और वो सब कुछ करके। सो देखिए लेकिन एक चीज़ मैंने उनको बस यही बोली कि देखिए मैं सबको ये चीज़ बोलती हूँ कि गुरुजी ना, मैंने ये पुरानी संगत से, मेरे से भी जो पुरानी संगत है उनसे मैंने सुना कि अपनी परेशानियाँ किसी को ना बोलो। ऐसा नहीं है, जो भी आपको फ्रेंड है आप बेशक बोलो, अपना उनका दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो डेफिनेटली वो कहीं स्ट्रेस बिल्डअप होता रहेगा और वो दिमाग में आपको परेशान करेगा। इसलिए आपने किसी फ्रेंड को, अपने कोई नोन है उनको बेशक बोल दो, बट उसका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ गुरुजी से पूछो, आप बताने को बताओ अपनी चीज़ें। सो मैंने उनको यही कहा कि आप ना लाइट ऑफ डिविनिटी खोलो, शब्द बाणी सुनो, और आपको आंसर मिल जाएगा। और यही हुआ। ऐसे मुझे एक बार याद है कि एक बार मैं ऐसे बहुत परेशान हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, सो मेरी एक पेशेंट आती हैं, सो वो साईं बाबा को बहुत मानती है साईं बाबा को। देखिए ऑल दो वो साउथ इंडियन है, बट साईं बाबा से उनका बहुत बचपन से। सो उनको पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, सब कुछ है, बट मेरे को जो चीज़ पूछनी थी, मेरे को बिलीव मी संगत जी, उस टाइम मुझे ऐसा लगा मेरे को मेरे गुरु मेरे को आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा गुरुजी आप तो मेरे को आंसर ही नहीं कर रहे हो, और वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी और मेरे बहुत अच्छी पेशेंट भी। सो उनके सामने मेरा रोना भी निकल गया, और मैंने कहा भी ऐसे परेशान हो रही हूँ। तो वो बहुत परेशान हुई, कहती हैं कि डॉक्टर नीलम वैसे तो मैं अभी तक यही सोच रही थी कि भी आपके गुरुजी कुछ करेंगे, और बट मैं ना अपने साईं बाबा से आज पूछती हूँ। तो मैंने पूछा आप कैसे साईं बाबा से पूछोगे, तो कहती हैं कि मेरे ना वो साईं सचरित्र है ना, सो मैं घर जाके क्या करती हूँ, मतलब मेरे को लाइफ में कभी भी कोई परेशानी आती है तो मैं साईं सचरित्र खोलती हूँ, उसमें फिर एक लाइन पढ़ती हूँ
वो लाइन बचपन से लेके अब तक इतना टाइम हो गया, मेरी कभी गलत नहीं निकलती। सो मुझे ध्यान आया कि हाँ, कई लोग राम की चौपाइयों में भी ढूंढते हैं, बहुत सारे देर आर सो मैनी थिंग्स कि आप इसको ऐसे पढ़ो तो आपको आंसर मिलते हैं। तो फिर ध्यान आया कि अरे गुरुजी भी तो यही कहते हैं ना कि गुरबानी सुनो तो आपका मैसेज डायरेक्ट मिलेगा आपको। सो मैंने कहा नहीं नहीं, वैसे तो मैं गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। तो कहती नहीं, मैं आपके लिए देखूंगी। सो उनका भाव। सो अब देखिए वो आई और कहती हैं कि हालांकि मुझे अंदर से क्यूरोसिटी तो थी, लेकिन वही था कि जब मैं गुरुजी को मानती हूँ तो अननेसेसरी क्यों मतलब इन सब बातों में पढ़ूँ ना, जब मेरे को अपने गुरु पे विश्वास नहीं है क्या। सो कहती हैं पता है आपके लिए क्या लाइन निकली। मैंने कहा हाँ जी क्या। कहते उसमें लिखा था अपने गुरु पे विश्वास रखो। सोचिए संगत जी, साईं सचरित में मेरे लिए उनको यही मैसेज मिलना, अपने गुरु पे विश्वास रखो। सो अमेजिंग, और वही हुआ। वो गुरुजी ने मेरा जो भी चीज़ें थी, जो भी लाइफ में वो हुई, उसका क्या वो आंसर भी दिया, वो चीज़ों को ठीक भी किया। सो हमें सिर्फ एक विश्वास रखना है अपने गुरु पर। मतलब मैं अभी तक सिर्फ यही चीज़ें सीखी हूँ, और यही यही सिर्फ जो सत्संग करने का, देखिए जो हमारा एक मीनिंग होता है, मतलब एक तात्पर्य है, एक वाई वी डू द सत्संग, उस टाइम गुरुजी क्यों करवा रहे थे कि शायद लोगों को एक ये मैसेज मिले कि अपने गुरु पे विश्वास रखो, किसी की बातों में इधर उधर भटको मत। बस मैं इतना कहूँगी। जिसको आप अच्छे से जानते हो, जिससे बात करते हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि आपने उससे बात कर ली, अपनी बता दी, डिस्कस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आपकी जो चीज़ें हैं। बट अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको आपके गुरु महाराज ही देंगे, आपको कोई नहीं दे सकता। ना मैं दे सकती हूँ, ना आपको कोई बेस्ट फ्रेंड दे सकता है, ना आपके कोई भी नहीं दे सकता। देखिए शिव 40 में भी एक लाइन आती है ना, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे इतना ही कोई। तो मुझे पहले बड़ी अजीब लगती थी ये लाइन क्यों लिखी हुई है इसके अंदर, मतलब बहुत जितने अपने कॉलेज टाइम से मैं पढ़ रही थी कि संकट में कोई नहीं पूछता। तो उसमें शिव 40 में भी ये लाइन लिखी हुई है कि आपको संकट के टाइम में कोई नहीं पूछेगा। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि ऐसे तो पेरेंट्स पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जो एक्चुअल चीज़ से जो आपको निकलना होता है वो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और जो कहते हैं ना राम रस पिया रे, राम नाम, वो भगवान का नाम ही काफ़ी काम आता है। वो अच्छी चीज़ें, जैसे किसी का हम कहते हैं कि अरे हम बच गए, हमारा एक्सीडेंट होने से बच गया, अरे हम इस चीज़ से बच गए, वो क्योंकि आपने वो अच्छा कर्म, जो भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं, तो वो आप इकट्ठी करो, बजाय इसके कि हम लोग किसी की बातों में निंदा चुगली में फंसे या किसी की बातों को वो चीज़ करें। कुछ नहीं, सिर्फ उन पे करो। और जितना आप भगवान का नाम लेते हो, देखिए गुरुजी ने हमें इतना अच्छा मंत्र जाप दिया है, तो वो मंत्र जाप आप करो। कहते हैं कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जिसे बोलते हैं, जो कि ओम लग जाता है तो षडाक्षर मंत्र हो जाता है। सो जो ये पंचाक्षर मंत्र इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र, और अगर इसको हमेशा आप करते रहते हो एवरी टाइम, सो आपकी हर चीज़ आपकी लाइफ में चेंज हो जाती है। इट इज़ रिटन द शिव पुराण। तो देखिए, और उसमें ये भी लिखा है कि या तो पंचाक्षर मंत्र या आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र अगर आप करते हो तो इट इज़ इक्वल टू द पंचाक्षर मंत्र। तो सोचिए, ये पढ़ते के साथ ही मुझे एकदम से लगा ओ माय गॉड, ये तो गुरुजी हमें इतना अच्छा मंत्र देखे गए हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सो आई थिंक हम लोग दिन रात अगर यही करते रहें, कुछ भी नहीं कर पा रहे, गुरबाणी नहीं सुन पा रहे, किसी सत्संग में नहीं जा पा रहे, कहीं भी बहुत सारे सो मैनी थिंग्स हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको चलते फिरते जो भी है, एक दिमाग में बस ये मंत्र, बैक ऑफ द माइंड चलता रहे बस ये। सो देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। सो आई थिंक काफ़ी ऑलमोस्ट 1 hour, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर मोर सत्संग ऑफ गुरुजीज। और देखिए हमारा तो अपना कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग सब गुरुजी का ही है। सो जो भी यहाँ पे जुड़े सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।